आज हम जानेंगे लुसेंट का लेक्चर नंबर 17, ठीक है। और आज का टॉपिक क्या है, गांधी युग। ओके, इसे समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोग 1 से लेकर 16 तक लेक्चर नहीं देखे हैं लुसेंट का, तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, गांधी युग के बारे में, ठीक है। समझते हैं ध्यान से। देखिए, गांधी युग, गांधी युग में हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। महात्मा गांधी का आपसे सबसे पहले पूछेगा महात्मा गांधी का कि इसका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म तो हुआ 1869 ईस्वी में। उसके बाद जो है महात्मा गांधी की पिता का नाम अगर बोलेगा आपसे, तो महात्मा गांधी के पिता का नाम रहते हैं करमचंद गांधी। क्या रहते हैं, करमचंद गांधी। माता का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, ठीक है। तो ये सब आपको चीज याद रखना है। ओके, तो आपसे क्या पूछेगा, पिता का नाम। पिता का नाम क्या रहते हैं, पिता का नाम करमचंद गांधी, करमचंद्र गांधी, ये क्या रहते हैं, पिता का नाम रहते हैं, ठीक है। माता का नाम पुतली बाई, माता का नाम पुतली बाई, पुतली बाई, ठीक है। और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी रहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब करमचंद गांधी पिता का नाम रहते हैं। और महात्मा गांधी का पूरा नाम पूछ लिया तो मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम रहते हैं महात्मा गांधी का। और पिता का नाम कस्तूरबा गांधी, माता का नाम पुतली बाई। क्योंकि आप फंसेंगे, आप कैसे फंसेंगे, तो देखिए, पुतली बाई और पत्नी के जो नाम रहते हैं वो रहते हैं कस्तूरबा गांधी, दोनों में कन्फ्यूजन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, पुतली मतलब होता है आँख, तो आँखों का तारा कौन होगा, उसके बेटे होंगे। तो पुतली बाई जो होंगे ये महात्मा गांधी के किसके नाम होंगे, तो माँ के नाम होंगे। और कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी के नाम होंगे। ओके, देखिए, उसके बाद जो है महात्मा गांधी की शादी हो जाती है। तो कब होती है कस्तूरबा गांधी से शादी, तो 1883 में। कब होते हैं, 1883 में जो है इसकी शादी हो जाती है। तो शादी आपको क्या रखना है, शादी, महात्मा गांधी की शादी कब होते हैं पुतली कस्तूरबा गांधी से, तो 1883 में शादी हो जाती है। लगभग 14 वर्ष की अवस्था में 1883 में महात्मा गांधी की शादी हो जाते हैं। जब 1869 और 1883 में जब घटाएंगे, 1883 जब घटाएंगे 1869, ठीक है, तो आपका जो है 14 वर्ष निकल जाएगा। तो 14 वर्ष की अवस्था में जो है महात्मा गांधी की शादी हो जाते हैं कस्तूरबा गांधी से। ओके, ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले जाते हैं। ओके, इससे पहले याद रखिएगा कि कस्तूरबा गांधी से 4 को पुत्र होता है, ठीक है। वो पुत्र का आपको नाम रखना है याद, ठीक है। क्या क्या नाम रहता है पुत्र का, तो महात्मा गांधी के पुत्र भी पूछते हैं, तो पुत्र याद रखना है आपको। देखिए, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, ये महात्मा गांधी के पुत्र रहते हैं। लेकिन 5वां अगर पुत्र बोल दिया, दत्तक पुत्र जो होते हैं वो 5वां पुत्र होते हैं, जो कि कौन होते हैं, तो जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो होते हैं, जमनालाल बजाज, जैसे लिख देते हैं, ये कम्मा होते हैं, तो 5वां पुत्र होते हैं, जो कि दत्तक पुत्र होते हैं, दत्तक पुत्र होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जितना भी सलाह लेते हैं महात्मा गांधी, तो सलाह जो लेते हैं ना, जमनालाल बजाज से ही सलाह लेते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, शादी हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है। पढ़ने लिखने में गांधी जी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये पढ़ने के लिए कहाँ चले जाते हैं, तो इंग्लैंड चले जाते हैं, पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। और इंग्लैंड कब जाते हैं, तो इंग्लैंड जाते हैं 1888 में। इंग्लैंड कब जाते हैं पढ़ने के लिए, इंग्लैंड पढ़ने के लिए कब जाते हैं, तो 1888 में। क्या चीज का पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो LLB, जिसे बोलते हैं बैरिस्टर। बैरिस्टर का पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, ठीक है। और बैरिस्टर का अर्थ क्या होता है पता है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वकालत करने की योग्यता रखता हो, ठीक है। क्योंकि बैरिस्टर सबके आगे नहीं लगाया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
कि वकालत करने की योग्यता रखता हो। तो महात्मा गांधी के पास ये योग्यता था, ठीक है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट केस लड़ने की योग्यता रखता। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इंग्लैंड ये पढ़ने के लिए चले जाते हैं महात्मा गांधी। ओके, इंग्लैंड में इसके एक शिष्य बनते हैं, ठीक है। वो शिष्य का क्या नाम रहते हैं? तो मीराबाई, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के शिष्य कौन रहते हैं? शिष्य बोलेगा तो क्या बोलेंगे? मीराबेन, ठीक है। मीराबेन का जन्म जो होता है ये इंग्लैंड में ही होता है, जन्म जो है इंग्लैंड में ही होता है। अब मीराबाई के अगर अन्य नाम पूछ लिया तो स्टेटलैंड होता है शायद मीराबाई के अन्य नाम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसी के नाम मीराबेन रहते हैं। तो ये जो मीराबेन जो बुलाते हैं ये महात्मा गांधी बुलाते हैं मीराबेन, जो मीराबेन महात्मा गांधी के शिष्य होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है महात्मा गांधी पढ़ने लिखने तो इंग्लैंड से चले जाते हैं। वहाँ से पढ़ के कब आते हैं? तो वहाँ से पढ़ के आते हैं 1891 ईस्वी को। कब आते हैं? 1891 ईस्वी को। कहाँ से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से भारत कब आते हैं महात्मा गांधी? पढ़ के भारत कब आते हैं? तो 1891 में। 1800 महात्मा गांधी जो है पढ़ के भारत आते हैं। ओके, तो महात्मा गांधी की विद्वता को देखते हुए एक गुजराती व्यापारी से इसका मुलाकात होता है, ठीक है। और गुजराती व्यापारी जो होते हैं उसका नाम रहता है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला का जो व्यापार फैला हुआ रहता है, उसका व्यापार फैला हुआ रहता है गुजरात से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक, ठीक है। तो महात्मा गांधी के बारे में पता करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी भी गुजरात से और शेख अब्दुल्ला भी गुजरात से। ओके, तो ये दोनों में फिर बातें चलती है और बताते हैं शेख अब्दुल्ला महात्मा गांधी को कि देखिए इस तरह से व्यापार में कुछ नुकसान चल रहा है, आपको इस तरह से केस लड़ना है, इस तरह से कुछ लोगों से बकझक हो गया है, व्यापार में कुछ नुकसान हो गया। तो व्यापार के बारे में सारा बात बताते हैं और शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए फिर वो महात्मा गांधी कहाँ चले जाते हैं? 1893 में दक्षिण अफ्रीका फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो केस बोल दिया, किसका केस लड़ने के लिए? तो शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। और ये कौन होते हैं? तो व्यापारी होते हैं और इसका व्यापार जो है दक्षिण अफ्रीका तक फैला रहता है, ठीक है। कहाँ से? गुजरात से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक जो है इसका व्यापार फैला होता है। तो इसी का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी कहाँ निकल जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका निकल जाते हैं। कब निकलते हैं? 1893 में। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका के लिए निकल जाते हैं। ओके, अब देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के लिए निकल जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन में जब बैठते हैं तो इसके पास ना फर्स्ट क्लास का टिकट होता है। लेकिन ट्रेन तो उस वक्त किसका चल रहे होते हैं? इंग्लैंड सरकार का, अंग्रेज सरकार का। तो ट्रेन में क्या लिखा रहता है कि भारतीयों और कुत्तों को चढ़ना मना है। ट्रेन में भारतीयों और कुत्तों को चढ़ना मना है। लेकिन महात्मा गांधी तो इंडियन थे और टिकट जो कटाते हैं वो फर्स्ट क्लास का टिकट कटाते हैं, फर्स्ट क्लास टिकट होता है उसके पास, ठीक है। तो महात्मा गांधी को देखते हैं तो वो धोती पहन के कहीं भी चले जाते थे। तो महात्मा गांधी पेपर पढ़ रहे थे, इंग्लैंड के जो टीटी आए उससे पूछे कि जब भारतीय और कुत्तों को चढ़ना मना है तो आप कैसे बैठ गए ट्रेन में? ये महात्मा गांधी को बोलते हैं। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि मेरे पास तो टिकट है, फर्स्ट क्लास का टिकट है, आप देख लीजिए। टिकट उकट कुछ नहीं होता है, चलो लिख लो बाहर से। तुरंत उसका टिकट को फाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी को क्या करते हैं? उतार देते हैं, ट्रेन पर से उतार देते हैं। और इंग्लैंड के जो होते हैं टीटी, वो क्या बोलते हैं कि भारतीय कुत्तों को चढ़ना मना है, आप क्यों चढ़े? ट्रेन पर से उतरिए। और सच में होता क्या है? महात्मा गांधी को ट्रेन पर से उतार देते हैं, ट्रेन पे से उतार देते हैं। और कहाँ उतार देते हैं? तो स्टेशन पे, क्योंकि चलती ट्रेन में तो नहीं उतारेंगे, स्टेशन पे उतार देते हैं। और स्टेशन का नाम क्या रहता है? तो पीटर्स मार्टिन्सबर्ग स्टेशन में इसको उतार देते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है? महात्मा गांधी का ईगो हट होता है। महात्मा गांधी का ईगो हट जाए, क्योंकि इसको तो उतार जब देते हैं महात्मा गांधी को, ठीक है, तो एमके गांधी लिख देते हैं, एमके गांधी का ईगो हट हो जाता है, ठीक है, ईगो हट हो जाता है। और महात्मा गांधी बोलते हैं कि हम बैरिस्टर हैं और बैरिस्टर से पंगा,
हम बताते हैं इंग्लैंड सरकार को रोको। और ये महात्मा गांधी तुरंत जो है दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि पीटर्समार्टिन स्टेशन तो इसको उतार देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जो है इंग्लैंड सरकार पे ये केस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंग्लैंड सरकार पे ये केस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? केस कर देते हैं। जब इंग्लैंड सरकार पे केस कर देते हैं तो इंग्लैंड सरकार से बोलते हैं कि क्या बात है बताइए। तो बोलता है हुजूर आप बताइए, जब भारतीयों और कुत्तों को चढ़ना है मना ट्रेन में, तब ये टीटी जो है ये बताइए कि ये जो स्टेशन मास्टर ये टिकट बेच क्यों रहा है, मतलब स्टेशन में ये टिकट बेच क्यों रहा है, भारतीयों को क्यों बेच रहा है टिकट। वही ना बात हो गया, बिहार में शराब बंद है, बिहार में शराब बंद है और लोग पी रहा है, मतलब बिहार में तो शराब चालू है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि शराब बिक रहा है तभी तो बिहार में लोग पी रहा है, तो वही टिकट बिक रहा है तभी ना भारतीय लोग खरीद रहा है, ट्रेन पे बैठ रहा है। इसमें मेरा क्या गलती है, इसमें मेरा क्या गलती आप बताइए। इंग्लैंड सरकार को फिर बाद में इससे माफ़ी मांगना पड़ता है, क्योंकि जज रहते हैं, जज के सामने बहस होता है। जज बोलते हैं कि हाँ बात तो सही है, टिकट आप क्यों बेचे। इंग्लैंड सरकार को ही दो डांट लगाता है और इंग्लैंड सरकार को बाद में महात्मा गांधी से माफ़ी मांगना पड़ता है कि हुजूर मुझे नहीं पता था कि आप इतने पढ़े लिखे हैं और आप इस तरह से केस करेंगे। तो बाद में महात्मा गांधी से माफ़ी मांगना पड़ता है इंग्लैंड सरकार को। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लैंड सरकार को माफ़ी मांगना पड़ता है। ओके, इंग्लैंड सरकार को MK गांधी से माफ़ी मांगना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद जो है महात्मा गांधी फिर पहुंच जाते हैं 1893 में दक्षिण अफ्रीका ये पहुंचते हैं, केस उस हो जाता है, माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाते हैं। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं ना, तो वहाँ के लोग को दुर्बलता को देखते हुए महात्मा गांधी हृदय परिवर्तन हो जाता है, हृदय कांप उठता है। जिस तरह से गोरे और कालों में भेदभाव चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ देख के महात्मा गांधी दंग हो जाते हैं कि बाप रे बाप, इस तरह से भेदभाव होता है। वहाँ क्या होता है पता है, दक्षिण अफ्रीका में गोरे और कालों में भेदभाव चल रहा होता है, ठीक है। गोरे लोग को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, काले लोग को बोझा की तरफ पटक दिया जाता था कि आप इतना केजी का गुलाम हैं। एक तरफ गुलाम रखवाता था, एक तरफ जो है पैसा कौड़ी रखवाता था, और पैसा के द्वारा जो है गुलाम को तौला जाता था, ठीक है। इस तरह से गुलाम बिकता था, बोलता था कि लो 10 केजी का गुलाम है, हम बेच रहे हैं, ठीक है। ये है 10 केजी का गुलाम, 10 केजी का वो गुलाम है, 20 केजी का वो गुलाम है। गुलाम को किलो के भाव में बेचता था दक्षिण अफ्रीका में लोग। इस तरह से वहाँ भेदभाव चल रहा था। महात्मा गांधी देखा तो हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय कांप उठा, बोले बाप रे बाप, इसके लिए कुछ करना चाहिए। और यही होता है, महात्मा गांधी वो लोग के लिए भी केस लड़ते हैं, और वो महात्मा गांधी क्या होता है, महात्मा गांधी केस लड़ते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो केस जीत जाता है। जब जीत जाता है तो काले लोग जो है, काले लोग के लिए केस लड़ता है और वो केस जीत जाता है। जब जीत जाते हैं तो महात्मा गांधी को सब बोलते हैं, हुजूर आप तो मेरे लिए देवता हैं, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। पता चलता है कि महात्मा गांधी भारत से आए। उसके बाद महात्मा गांधी को पूरा सम्मान मिलता है, पूरा आदर करता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी जो है 1894 में क्या करता है, तो नेटाल कांग्रेस का स्थापना करता है। नेटाल कांग्रेस का स्थापना, ठीक है। सी मतलब कांग्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। सी मतलब कांग्रेस, नेटाल कांग्रेस की स्थापना करता है कब, 1894 ईस्वी में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है, उसके बाद 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी एक बार भारत आते हैं। लेकिन भारत आने से पहले वो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को बोलता है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे सूचना दीजिएगा, मेरा कुछ काम फंसा हुआ है, कुछ पेंडिंग है काम, हम थोड़ा सा भारत जाते हैं, लेकिन आप बोलिएगा कोई प्रॉब्लम होगा तुरंत मुझे सूचना दीजिएगा, हम तुरंत चले आएंगे। और वही होता है। महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में भारत आते हैं और 1902 में फिर दक्षिण अफ्रीका के लिए फिर वो रवाना हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के लिए जो है 1902 में दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद जो है महात्मा गांधी बोलते हैं कि ऐसे वैसे होगा नहीं, ठीक है। ये जो है दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार है बहुत ज़्यादा निकम्मी सरकार है, बार बार ये जो है बाज नहीं मानेगा, ठीक है। ये कुत्तों का दुम है। उसके बाद जो है महात्मा गांधी 1903 में कार्यालय खोलता है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में कार्यालय खोलता है, ठीक है। कोई भी समस्या हो आप कार्यालय में बैठिए,
बताइए, हम आपका समस्या सुनेंगे। और महात्मा गांधी ये निश्चय करता है कि जब तक ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों की समस्या को हम हल कर देंगे तब तक हम भारत लौट के नहीं जाएंगे। और वही होता है। 1903 ईस्वी में क्या करता है, 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में क्या करता है, कार्यालय खोलता है, ऑफिस खोलता है, और यहीं पे लोग बैठते थे, अपना बात रखते थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है 1904 में क्या होता है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करता है। 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करता है। 1906 में सत्याग्रह करता है उस लोग दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए। ओके, उसके बाद सत्याग्रह करने के दौरान जो है 1908 में महात्मा गांधी एक बार जेल भी जाते हैं। 1908 में महात्मा गांधी एक बार जेल भी जाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना। 1908 में महात्मा गांधी जेल जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी तो वकील थे, तो जेल तो आना जाना तो बनेगा ही। जेल गए फिर आए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1904 में क्या होता है, 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं, ठीक है। 1906 में सत्याग्रह करता है, ठीक है। और 1908 में एक बार महात्मा गांधी जेल भी जाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये सब जो काम करते हैं ये महात्मा गांधी काम करते हैं। तो ये क्या था, ये क्या था, ये दक्षिण अफ्रीका की कहानी था। इतना इतना काम किया महात्मा गांधी। 1906 में सत्याग्रह, ठीक है। अब एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। ओके, आप समझिए ध्यान से। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होता है। पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम क्या होता है, तो करमचंद गांधी, ठीक है। और माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। शादी कब होता है, 1883 में शादी होता है, ठीक है। इंग्लैंड पढ़ने कब जाते हैं, 1888 में जाते हैं। महात्मा गांधी के 4 पुत्र होता है। कौन कौन होता है, हरिदास, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिदास, मनीलाल, रामदास, देवदास होते हैं। 5वां पुत्र का क्या नाम रहता है, जो दत्तक पुत्र होता है वो होते हैं जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी किससे सलाह लेते हैं, तो 5वां पुत्र जो कि दत्तक पुत्र होते हैं उससे सलाह लेते हैं, ठीक है, जिसका क्या नाम रहता है, जमनालाल बजाज। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, 1888 में इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले जाते हैं, जिसे बोलते हैं LLB का पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं, और जिसे बोलते हैं बैरिस्टर। अब बैरिस्टर का अर्थ क्या हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वकालत करने की योग्यता रखता हो, ठीक है, केस लड़ने की योग्यता रखता हो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब वो इंग्लैंड जाते हैं तो इसके शिष्य कौन बनते हैं, मीराबेन बनते हैं। कौन बनते हैं, मीराबेन बनते हैं। अब मीराबेन का अगर अन्य नाम बोल दिया तो स्टेट लैंड होता है इसका अन्य नाम, ठीक है। ओके, तो मीराबेन के शिष्य थी। मीराबेन किसके शिष्य होते हैं, महात्मा गांधी के शिष्य होते हैं। ओके, उसका पढ़ के भारत कब आते हैं, तो 1891 में आते हैं। कब आते हैं, 1891 में ये पढ़ के आते हैं, ठीक है। और शेख अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए फिर ये कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। कब जाते हैं, तो 1893 में चले जाते हैं। कब जाते हैं, 1893 में चले जाते हैं। 1893 में जब जाते हैं तो महात्मा गांधी को फिर क्या होता है, ट्रेन से उतार दिया जाता है। क्यों उतार दिया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी के पास जो है 1st क्लास का टिकट रहता है, लेकिन ये ट्रेन में क्या लिखा रहता है कि भारतीय और कुत्तों को चढ़ना मना है। उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी इंग्लैंड सरकार पे केस करते हैं, ठीक है, मतलब कि दक्षिण जो भी ट्रेन से उतारते हैं उस पर केस कर देते हैं अंग्रेज सरकार पे। अब फिर अंग्रेज सरकार को माफ़ी मांगना पड़ता है, किससे, तो महात्मा गांधी से। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठ के फिर वो दक्षिण अफ्रीका के लिए फिर रवाना हो जाते हैं। फिर वहाँ के लोगों को दुर्बलता देखते हुए वहाँ के लोगों के लिए फिर अच्छा अच्छा काम करते हैं। गोरों और कालों में भेदभाव चल रहा होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना करता है। ओके, 1901 ईस्वी में फिर एक बार भारत आते हैं। लेकिन भारत जब आते हैं तो वो क्या बता के आते हैं वहाँ के लोगों को कि कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बोलिएगा, हम फिर से आ जाएंगे। और वही होता है 1902 में जो है महात्मा गांधी फिर दक्षिण अफ्रीका के लिए फिर रवाना हो जाते हैं। 1903 में कार्यालय खोलता है कि जो भी बात होता है आप इस कार्यालय में रखिए, बैठिए और बोलिए, ठीक है। तो कार्यालय खुलता है कब, 1903 ईस्वी में। 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करता है। 1906 में क्या होता है, तो सत्याग्रह करता है। 1908 में क्या होता है, तो एक बार महात्मा गांधी जेल भी जाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखिए 1910 में क्या करता है, 1910 में एक स्थापना करता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा 1910 में क्या चीज़ का स्थापना करता है। 1910 में क्या चीज़ का स्थापना करता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है
महात्मा गांधी पूरी तरह से भारत चले आते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लोगों का जो भी काम था वो तो सारा लिपट जाते हैं, ठीक है, लिपट जाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को कहाँ चले आते हैं? महात्मा गांधी पूरी तरह से भारत चले आते हैं। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 9 जनवरी को जब महात्मा गांधी भारत चले आते हैं तो 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। कब? तो 9 जनवरी को। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ओके, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत चले आते हैं। उसके बाद 9 जनवरी मतलब कि 1915 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी एक स्थापना करता है। क्या चीज का? तो साबरमती की स्थापना करता है, ठीक है। और साबरमती की जब स्थापना करता है महात्मा गांधी, तो इसका धन कौन देता है? यह स्थापना करने के लिए धन कौन देता है? तो देता है अंबालाल साराभाई, ठीक है। धन कौन देता है? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई, ठीक है। अंबालाल साराभाई जो है साबरमती स्थापना करने के लिए धन देता है। और साबरमती आश्रम की स्थापना होता क्या है? 1915 ईस्वी को होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। एक चीज याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जिस कुटिया में रहते थे वो कुटिया क्या नाम रहता था? तो हृदय कुंज किसका नाम था? ये कुटिया का नाम था। कुटिया, जिस कुटिया में वो महात्मा गांधी रहते थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है सारा समस्या सॉल्व हो जाते हैं। ओके, उसके बाद 1916 में जो है इसका मुलाकात किससे होता है? राजकुमार शुक्ल से होता है। किससे होता है? राजकुमार शुक्ल से होता है। किसका? महात्मा गांधी का मुलाकात, ठीक है। और कहाँ पे होता है? तो 1916 में एक अधिवेशन चल रहा होता है, लखनऊ अधिवेशन चल रहा होता है 1916 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? तो इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा आप लोग, अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। तो यहीं पे जो है महात्मा गांधी का मुलाकात किससे होता है? राजकुमार शुक्ल से होता है इसका मुलाकात, ठीक है। राजकुमार शुक्ल से इसका मुलाकात होता है। किससे? तो एम.के. गांधी से इसका मुलाकात होता है, ठीक है। इसका मुलाकात हो जाता है। जब मुलाकात होता है तो राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी को तिनकठिया पद्धति की जानकारी देता है, ठीक है। और तिनकठिया पद्धति क्या होता था? तो तिनकठिया पद्धति होता था कि 20 कट्ठा अगर खेत है ना, तो 3 कट्ठा पे नील की खेती होता था। नील की खेती करवाता था कौन? अंग्रेज लोग। 20 कट्ठा खेत पे 3 कट्ठा नील की खेती करवाता था। कौन? तो अंग्रेज करवाते थे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो है जानकारी कौन देता है? राजकुमार शुक्ल देता है महात्मा गांधी को कि देखिए हुजूर, अंग्रेज लोग क्या करता है कि 20 कट्ठा जिसका खेत होता है ना, उसको 3 कट्ठा खेत पे नील की खेती करवाते हैं। और नील की खेती करने में क्या होता है कि किसानों को सही मुआवजा मिलता भी नहीं है। और एक बार जब नील की खेती हो जाता है तो वहाँ पे जो है बहुत दिन तक क्या होता है, भूमि बंजर रह जाती है, वहाँ पे दोबारा अनाज नहीं हो पाता है। 2-3 साल तक जो है उस जगह आप खेती नहीं कर सकते हैं, जब नील की खेती आप कर देते हैं तो। ओके, तो ये सब सारा समस्या सुनते हैं महात्मा गांधी, सारा समस्या सुन लेते हैं। सारा समस्या सुन लेने के बाद जो है महात्मा गांधी एक कैंप चलाते हैं, मतलब कि एक सत्याग्रह चलाते हैं। उस सत्याग्रह का नाम क्या रहता है? चंपारण सत्याग्रह। क्या चलाते हैं? चंपारण सत्याग्रह चलाते हैं, ठीक है। तो 1917 में जो है क्या चलाते हैं? चंपारण सत्याग्रह चलाते हैं।
ठीक है, चंपारण सत्याग्रह चलाते हैं। और चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी किसके लिए चलाते हैं, तो तिनकठिया पद्धति के लिए चलाते हैं। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह चलाने के दौरान जो है ये सत्याग्रह क्या होता है, सफल हो जाता है। जब ये सत्याग्रह सफल हो जाता है तो उसमें एक होते हैं व्यक्ति RNT, मतलब महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि बोलेगा कि कौन दिया था। ठीक है, तो RNT रविन्द्रनाथ टैगोर जो है सत्याग्रह से बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है, सत्याग्रह से बहुत प्रभावित होते हैं क्योंकि ये सत्याग्रह क्या होता है, ये सफल हो जाता है, चलाते हैं तो ये सफल हो जाता है। जब ये सफल हो जाता है तो फिर जो है क्या होता है, RNT क्या करते हैं, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं, महात्मा की उपाधि देते हैं, महात्मा की उपाधि देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन देते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर देते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये समस्या सुलझ गया। उसके बाद जो है 1918 में एक और आंदोलन होता है। वो आंदोलन का नाम क्या रहता है, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन ये कब होता है, तो यह होता है 1918 में। 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद मिल आंदोलन, मिल आंदोलन। अब देखिए ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या था होने का। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला गया था कि मजदूर को, क्योंकि उस समय जो है ना 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन जो था ये तो अंग्रेज का ही था, तो उस समय जो है बहुत सारा मजदूर जो है इसमें काम करता था। ठीक है, लेकिन उस समय प्लेग फैल गया था। प्लेग एक बीमारी होता था जो जीवाणु से फैलने वाला बीमारी था, लेकिन उस समय काफ़ी घातक बीमारी था ये। ठीक है, तो उस समय ना प्लेग फैल जाता है। प्लेग जब फैल जाता है तो यहाँ जितने भी मजदूर होते हैं जो यहाँ काम कर रहे होते हैं, जितने भी मजदूर होते हैं जो यहाँ मजदूर रहते हैं, जो यहाँ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सारा काम छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि हुजूर जान बचेगा ना तो बहुत कमाएंगे, छोड़ देते हैं, हम नहीं करेंगे काम। तो अंग्रेज लोग इसे लोभ देता है, अंग्रेज लोग मजदूर को लोभ देता है। लोभ क्या देता है, बोलता है कि हम आपको एक्स्ट्रा बोनस देंगे, एक्स्ट्रा पैसा देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा बोनस देंगे, एक्स्ट्रा पैसा देंगे। ओके, तो लगभग जो है 50% बोनस देने की बात होता है। ठीक है, लेकिन देता कितना है, देता है 20%। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि बोनस देंगे, एक्स्ट्रा पैसा देंगे, लेकिन उसको होता क्या है, कम पैसा देता है और अंग्रेज का काम निकल जाता है। तो इसमें भी जो क्या होता है कि मजदूर लोग पूरी तरह से खपा हो जाते हैं। खपा क्या हो जाते हैं, कहते हैं कि अंग्रेज लोग का काम निकल जाता है तो हम लोग को उठा के फेंक देता है। ठीक है, बस मतलब काम निकल गया तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अंग्रेज लोग का काम निकल गया, मजदूर लोग को वादा किया था 50% हम बोनस देंगे और देता है 20% बोनस, ये तो गलत बात है। प्लेग फैला था, हम अपना जान जोखिम डाल के ये अहमदाबाद मिल हड़ताल में जो है अहमदाबाद मिल में हम काम किए और यहाँ अंग्रेज का काम निकल गया तो मुझे छोड़ दिया, 20% बोनस दिया, ये तो गलत बात है। तो इसका सोचना भी जो है महात्मा गांधी को पहुंचता है, इसका सोचना भी महात्मा गांधी को पहुंचता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी जो है पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे, भूख हड़ताल MK गांधी कब किए थे, तो क्या बोलेंगे 1918 में किए थे, 1918 में किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, महात्मा गांधी भूख हड़ताल में बैठते हैं और इसका प्रोटेक्शन देने के लिए खुद DM साहब आते हैं, खुद DM साहब आते हैं, क्योंकि DM साहब को ये बात का पता नहीं रहता है कि महात्मा गांधी पढ़े लिखे हैं और वो बहुत ही अच्छे ढंग से ये आंदोलन को प्रोटेस्ट करते हैं, अच्छे से इसे निभाते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, अहमदाबाद मिल आंदोलन भी सफल हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अहमदाबाद मिल आंदोलन क्यों होता है, क्योंकि मजदूर को अच्छे से बोनस नहीं दिया गया था, प्लेग फैला हुआ था, अंग्रेज का काम निकल गया, उसके बाद महात्मा गांधी भूख हड़ताल किए, फिर ये आंदोलन सफल हो गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर 1918 में फिर क्या होता है, 1918 में एक सत्याग्रह होता है। कौन सा सत्याग्रह, तो खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह जो है ये किसान के लिए होता है, ये सत्याग्रह किसान के लिए होता है, किसान पे टैक्स कुछ ज़्यादा ही लेने लगता है अंग्रेज, इसके लिए होता है। तो ये सत्याग्रह भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा सफल हो जाता है, ये सत्याग्रह भी महात्मा गांधी के द्वारा सफल हो गया रहता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है 1919 में एक आंदोलन और होता है,
ठीक है, वो कौन होता है? तो रॉलेट एक्ट, मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा एक कानून लाया जाता है 1919 में, जिस कानून में लिखा रहता है कि ना आप बोल सकते हैं ना 4 लोग बात कर सकते हैं। इसीलिए रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून भी कहा जाता था, जिसे बोलते हैं बिना दलील बिना वकील का कानून। और ये कब आता है? तो 1919 में आता है। क्या आता है? 1919 में आता है। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। ओके, और रॉलेट एक्ट में क्या होता है? इसे ना काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। और ये काला कानून में जो है 2 व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। एक होते हैं सत्यपाल मलिक, एक होते हैं सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू दोनों दोषी होते हैं, दोनों दोस्त ही होते हैं, आपस में जा रहे होते हैं बात करते हुए। ठीक है, लेकिन रॉलेट एक्ट जो कानून आया था, इसमें जो है जैसे अभी होता है ना कि 144 जब धारा लगता है, ठीक है, जब कोई शासन लगाया जाता है, आचार संहिता जो लगते हैं, तो 4 लोग आपस में बात नहीं कर सकते, तो उस समय ये सब चीज़ लागू था। ओके, तो सतपाल मलिक ऐसे नॉर्मली बात करते हुए जा रहे थे। ठीक है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसको सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार कर लेते हैं दोनों व्यक्ति को, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है? तो सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को, ये दोनों को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद ना इसी के दौरान जो है क्या होता है? अमृतसर शहर में क्या हो जाता है? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सा आंदोलन होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। किन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है? तो सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सा आंदोलन होता है? तो अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड होता है। ओके, अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आपको फोकस करना है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या होता है वो समझिए। तो होता क्या है कि पंजाब के अमृतसर में जो है बैठक आयोजित कराया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को जो गिरफ्तार किया रहता है ना, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को, तो ये दोनों को छुड़ाने के लिए एक गुप्त बैठक बुलाता है पंजाब के अमृतसर में। ओके, गुप्त बैठक बुलाता है, तो दोनों में जो है एकदम बैठक बुलाता है। ठीक है, बैठक चल रहा होता है। जब बैठक चल रहा होता है, ये इसलिए बैठक चल रहा होता है ताकि गुप्त में कि अंग्रेज को पता ना चले, और हम लोग आपस में बात करके ये सुलझाने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा कानून लाते हैं अंग्रेज सरकार। बहुत ज़्यादा हम लोग के साथ शोषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज लोग। ठीक है, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को बिना मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। तो यही सब के लिए बैठक बुलाया जाता है अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। ओके, उसके बाद एक होता है भारतीय, एक ऐसा होते हैं, कहते हैं ना, जिस थाली में आप खाते हैं वही थाली में आप छेद करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो वही क्या होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है तो अमृतसर में ये आयोजित होता है। ओके, तो इसका सूचना अमृतसर में जो बैठक आयोजित होता है, इसका सूचना कौन दे देते हैं? एक भारतीय ही होते हैं, जिसका नाम होता है हंसराज। हंसराज क्या होता है कि हंसराज के द्वारा जो है इसका सूचना किसको देते हैं? अंग्रेज को दे देते हैं, अंग्रेज को देते हैं इसका सूचना। जब अंग्रेज को सूचना जब देते हैं अंग्रेज को, तो अंग्रेज जो है आन ता देखता है, तिलमिलाया हुआ एकदम आता है कि जब आचार संहिता लागू है, रॉलेट एक्ट लागू है, तो आप कैसे बैठक आयोजित कर दिए। तो अंग्रेज को लगने लगता है कहीं मेरे खिलाफ ये लोग षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। तो उसमें एक अंग्रेज होता है ओ डायर और आर डायर। कौन होते हैं? एक होते हैं ओ डायर, एक आर डायर होते हैं। ठीक है, तो ओ डायर क्या करता है? ओ डायर क्या करता है? और डायर को आदेश दे देता है, और बोलता है कि मारो गोली, चलने दो गोली एकदम, और जितना लोग होता है सबको भून दो पकड़ के। और वही जो है ना बेतहाशा गोली चलने लगता है एकदम।
और दीवार जो होता है ना, इतना ऊंचाई पे दीवार होता है, कोई कैसे फान ले, हाँ तो वो जुमेगा तभी ना फान के भाग जाएगा। कुआं होता है वहाँ पर, कुआं में कूद कूद के जो है ना लोग एकदम छुपने का प्रयास करता है ताकि किसी तरह से हम बच जाए। तो कितना लोग क्या होता है कुआं में दबा के मर जाता है, कितना लोग भुनभुना के मर जाता है, क्योंकि इतना ना अंधाधुन गोली चलता है ना कि कितना लोग ऐसे ही मर जाता है। कोई भाग नहीं पा रहा है, कोई गिर गया, कोई पैर में गोली लगा है, कोई हाथ में गोली लगा है, कैसे दौड़ेगा। पूरा अंधाधुन गोली चल रहा होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, काफी संख्या में लोग जो है मारे जाते हैं। लगभग 389 से 400 देता है ऑप्शन में, याद रखिएगा। तो 389, लगभग 389 लोग जो है इसमें मारे जाते हैं। ज़्यादा ही आंकड़ा होगा, कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही आंकड़ा होगा। तो लगभग आपको याद रखना है कि उतना लोग जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग वो मारे जाते हैं। और ये कब होते हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होते हैं। आदेश कौन देता है, ओ डायर देता है। किसको आदेश देता है, तो आर डायर को आदेश देता है। आप बताइए इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है, आर डायर है कि ओ डायर है। तो आपको क्या बताना है, ओ डायर है। बोलिए कैसे। अब बताइए बड़ा अधिकारी अगर छोटा अधिकारी को ऑर्डर दे रहा है कि तुम चलाओ गोली, अगर नहीं चलाएगा तो उसका नौकरी जाएगा। तो सबसे बड़ा दोषी कौन हुआ, ओ डायर हुआ ना, ओ डायर हुआ। और उस समय जब गोली चल रहा होता है ना तो उधम सिंह बच्चा होते हैं, उधम सिंह बच्चा होते हैं। वो उस वक्त बदला नहीं ले पाते हैं, छुप छुप के देखते हैं सारा कांड, बदला तो नहीं ले पाते हैं क्योंकि बच्चा होते हैं। उसके बाद जो है 13 अप्रैल 1919 को तो ये घटना होता है। उसके बाद 21 साल बाद इसका बदला लिया जाता है। 21 साल बाद जो है ना उसके घर में घुस के उधम सिंह गोली मारते हैं उसके सीना में, घर में घुस के। कब, 1940 ईस्वी में घर में घुस के गोली मारते हैं। कैसे गोली मारते हैं पता है, जब वो इंग्लैंड जाते हैं ना तो सबसे पहले वो कट्टा खरीदते हैं एकदम, क्योंकि बिहार में अति वहाँ तो उस वक्त अवेलेबल था एकदम अमृतसर में एकदम, क्योंकि वो तो उधम सिंह पहले से प्लानिंग किया था। कट्टा खरीदता है, ठीक है, फाइल में छुपा के लेके जाता है आराम से। और इंग्लैंड में उस वक्त पार्टी उटी चल रहा होता है, डांस वांस पूरा एकदम बियर तियर पूरा चल रहा होता है, एकदम शराब वराब पूरा चल रहा है। उसके बाद जो है उधम सिंह फाइल में छुपा के लेके जाता है, ठीक है। एकदम मन में बना लिया था कि हम तो इसको मारेंगे, ये होना चाहिए देशभक्त, ये होना चाहिए अंदर में देशभक्त, ये भावना होना चाहिए। उधम सिंह जाता है फाइल में एकदम लेके जाता है, पार्टी उटी चल रहा होता है, ठीक है, पार्टी चल रहा होता है। किसी तरह से बोलते हैं कि हम उसका रिलेशन है, क्योंकि ऐसे तो आपको पार्टी में घुसने नहीं देगा। तो बोलता है कि हम उसका रिलेशन है, मुझे मिलने दीजिए। बोलता है कि ठीक है जाइए। पहले तो सूचना पहुंचाते हैं कि देखिए ना हुजूर एगो व्यक्ति आया है आपसे मिलने के लिए। तो वो डायर बोलते हैं कि ठीक है उसको भेजो। एकदम जाता है, देखता है, पूछता है पहले आप ही वो डायर हैं क्या। बोले कि हाँ हम ही हैं वो डायर, बोलिए। बोले बोलना नहीं है, मारना है, बोलने नहीं आए हैं, मारने आए हैं आपको। बोले मारने आए हैं। क्यों मारेंगे, बताते हैं ना क्यों मारेंगे, याद करो। एक गोली पहले तो मारता है, एकदम करता है, एकदम एक गोली मारता है ठा, फिर भी हुकुर हुकुर जिंदे रहता है। कॉलर पकड़ के बोलता है याद कर वो दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को तुम किसको दिया था ऑर्डर। 389 लोग से ज्यादा जो मारा गया था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड याद किया। बोले कि हाँ बात तो सही है। उधम सिंह उसको करेजा में गोली मारा था, एकदम ठा 3 गोली करेजा में मारा था। गोरा चमड़ी वाला जानबे करते हैं छिलल मुर्गा को कितना जाने रहता है, उसको तो एक बिहारी उल्टा देगा, पूरा जो है उसको मार दिया जाता है। उसके बाद सारा जो है उसके सैनिक लोग आते हैं, बोलते अरे घबराओ मत, भागेंगे नहीं, हम भागने वाले नहीं हैं, मर्द हैं, असली मर्द हैं, भागने वाले दिखते हैं आपको, हम भागेंगे नहीं, पकड़ एकदम गया, एकदम पेश किया कटघरे में, जज के सामने उसको पेश किया। अब बताए क्यों मारा उसको गोली। बोले हुजूर अगर ये मर गया रहता ना तो कब्र खोद के मारते उसको, हम अगर मर भी गया रहता तो कब्र खोद के उसको मारते, और तब तक मारते रहते जब तक मेरा जो है ना गुस्सा शांत नहीं हो जाता। जज भी जो है ना उसके जज्बा को देख के सलाम करता है, मतलब बाप रे बाप,
पहली बात तो इसका देश यहाँ नहीं है, इंग्लैंड में आके छाती में गोली मार दिया, ऊपर से थोड़ा सा भी सिकन भी नहीं है इसको, एकदम सिकन भी नहीं है कि डर एकदम थोड़ा सा भी नहीं है। बोलो हुजूर डर किस बात का? मेरा जो है ना, मेरा मकसद था हम जिएंगे देश के लिए, मरेंगे देश के लिए, ये था जज्बा। और आज के ज़माने में एक लड़की पूरा माइंड पलट देता है। ये होना चाहिए जज्बा। जज्बा दिखाना है तो देश के प्रति दिखाओ, ना कि छोटे मोटे लौंडिया के लिए दिखाओ जज्बा। ये होना चाहिए। तो उद्धम सिंह को कटघरे में तो पेश कर देता है, फिर पूछता है क्या नाम है तुम्हारा? उद्धम सिंह बोलता है छाती ठोक के, मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। फिर सुनिए, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद मेरा नाम है। उसके बाद उद्धम सिंह को तो फांसी उसी मिल जाता है, बेचारा मर जाता है। तो ये होना चाहिए देशभक्त। और सभी लोग को बोलते हैं दिखाना है तो देशभक्त के लिए प्रेम दिखाओ। जब आप मरे तो कफन में नहीं, तिरंगा में लिपेट के आप आए और देश दुनिया आपको देख के सलाम करे। ये होना चाहिए जज्बा। तो ये था उद्धम सिंह की कहानी। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आप लोग को कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं फिर से जलियांवाला बाग हत्याकांड पे, क्योंकि इसी के विरोध में वो उद्धम सिंह को फांसी मिला था, इंग्लैंड में जाकर गोली मारा था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है महात्मा गांधी को ये सब बात का पता चलता है। उसके बाद जो है महात्मा गांधी पहली बार जन आंदोलन फिर स्टार्ट करते हैं। जन आंदोलन फिर स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन को ही महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन बोलते हैं, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और असहयोग आंदोलन का पर्पस क्या होता है कि अंग्रेजों के कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा, तिरस्कार करो उसके वस्तु का। तो असहयोग आंदोलन का पर्पस यही होता है कि अंग्रेजों का वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, तिरस्कार करना है, ये होता है। ओके, वही होते हैं। तो आपको याद यहाँ ही लिखना है 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन होता है? असहयोग। असहयोग आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन होता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन होता है। ओके, और इसका पर्पस क्या होता है कि अंग्रेज के कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना। तो वही होता भी था, वही होता भी था। कोई भी सहयोग नहीं करना है, ना उसके वस्तु का सहयोग करना है, ना अंग्रेजों का कोई भी चीज़ सहयोग करना है। इसीलिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 1920 से पहले 1919 में एक खिलाफत आंदोलन भी चलता है। तो 1920 से पहले खिलाफत आंदोलन आप यहाँ लिख देते हैं। 1919 में क्या चलता है? खिलाफत आंदोलन चलता है। 1920 से 1922 तक लगभग चलता है खिलाफत आंदोलन, तो आपको याद रखना है। तो खिलाफत आंदोलन जो चलता है ये क्यों चलता है पता है? क्योंकि 1914 से 1918 तक लगभग क्या चल रहा होता है? तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है तुर्की के जो भी खलीफा थे या फिर जो भी सैनिक थे तुर्की के अंदर जो आते थे, तो अंग्रेज का कहना क्या था कि हम अगर आप लोग मेरे प्रथम विश्व युद्ध में अगर इंग्लैंड का साथ देते हैं तो हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। ये किसका कहना था? अंग्रेज का कहना था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन क्यों चला था? तो तुर्की के विभाजन से रिलेटिव, ठीक है। तुर्की खिलाफत से तुर्की के खलीफा से ये बोला गया था कि हम तुर्की की विभाजन नहीं करेंगे अगर मेरा प्रथम विश्व युद्ध में मेरा साथ देते हैं तो। लेकिन क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध तो 1918 में खत्म हो जाता है। 1918 में क्या होता है? खत्म हो जाता है। 1918 में खत्म हो जाता है। ओके, जब खत्म हो जाता है तो अंग्रेज का काम निकल जाता है। फिर क्या होता है कि अंग्रेज जो है तुर्की का विभाजन करने लगते हैं, ठीक है। जब तुर्की का विभाजन करने लगते हैं तो वो उसके बाद वहाँ के लोग जो है बहुत जोर शोर से क्या करते हैं, पूरा एकदम जोर शोर से आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। किसके खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ। हाँ, कहाँ थे? खिलाफत आंदोलन। देखिए 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। ये क्यों होता है? तो तुर्की के विभाजन से रिलेटिव रहता है, ठीक है। क्योंकि
इंग्लैंड सरकार, मतलब कि अंग्रेज का कहना क्या होता है कि अगर तुर्की के लोग अगर मेरा प्रथम विश्व युद्ध में अगर साथ देते हैं तो हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। फिर ऐसा होता नहीं है। अंग्रेज लोग हमेशा से वो हरामी है और हमेशा से ही हरामी रहेंगे, और इतने ज़्यादा हरामी होते हैं कि वो अपने नाम के आगे क्या लिखवाते हैं, लॉर्ड। और लॉर्ड का मतलब क्या होता है, भगवान। क्या वो अपने आप को भगवान समझते हैं? इतना मेंटेलिटी वो लोग का चेंज हो गया है, मतलब इतना हम लोग का मेंटेलिटी चेंज कर दिया है। पहले इन नाम के आगे जो है क्या कर लगवाते हैं, तो लॉर्ड। और लॉर्ड का मतलब क्या होता है, भगवान। अंग्रेज को हम भगवान बोलेंगे, कमीना को हम भगवान बोलेंगे, ठीक है। और बाद में इसका दुर्गति होता भी है। जब आज़ाद हिंद फौज का सरकार जब आता है ना, उसका जब सैनिक आता है तो उसको मुंह चूर चूर के मारता है। किसको, अंग्रेज को। ये आपको पढ़ने मिलेगा। आज़ाद हिंद सरकार जब 1943 तक जाएंगे ना, तब आपको पढ़ने मिलेगा, ठीक है। पूरा लाठी पेना चलता है, आप बने रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है ये समाप्त हो जाता है 1918 में ही। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुर्की का विभाजन कर देते हैं, तुर्की का विभाजन करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसका नेतृत्व फिर जो है महात्मा गांधी के हाथ में आता है। महात्मा गांधी फिर इसका नेतृत्व करते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जब इसका नेतृत्व करते हैं तो तुर्की के विभाजन को क्या करते हैं, ये रोक देते हैं, विभाजन को ये रोक देते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में। क्यों हुआ था, क्योंकि तुर्की के लोगों से प्रथम विश्व युद्ध में जो है सहायता करना चाहते थे ताकि तुर्की विभाजन नहीं करे, लेकिन फिर जो है तुर्की विभाजन ये करने लगते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 1920, क्योंकि 1920 हम छोड़े थे। अब समझिए, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन बोला जाता है कि अंग्रेज का कोई भी सहयोग नहीं करेगा। महात्मा गांधी इसके नेतृत्व कर रहे होते हैं, बोलते हैं अंग्रेज का कोई भी जो है सहयोग नहीं करेगा, अंग्रेज का कोई भी सहयोग नहीं करेगा। और होता क्या है, यही होता भी है। जो भी अंग्रेज का जूता सीते हैं ना, पॉलिश करते हैं ना, जब असहयोग आंदोलन जब चलाया जाता है तो अंग्रेज का जो भी जूता पॉलिश कर रहे होते हैं, पता चलता है कि अंग्रेज का जूता है नहीं सीता है, बोलता है कि भाई हम नहीं सिएंगे। जो भी व्यक्ति अंग्रेज के स्कूल में पढ़ता था ना, और वो अंग्रेज आते थे ना पढ़ाने के लिए, बच्चा उठ पुट के चले जाते थे, नहीं पढ़ेंगे। जो भी अंग्रेज होता था ना जज, और जो भी वकील होता था ना भारतीय, जब जज बैठता था ना, जज जब बैठता था अंग्रेज, तो वकालत जो करते थे वकील, बोले कि ये जज अंग्रेज है, हम वकालत नहीं करेंगे। मतलब अंग्रेज को हर तरह से मजबूर किया गया कि हम तुम्हारा कोई ना वस्तु इस्तेमाल करेंगे, ना तुम्हारा कोई भी सामान इस्तेमाल करेंगे। ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और यही असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है, असहयोग आंदोलन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अंग्रेज को। इसीलिए 1921 तक महात्मा गांधी को यह आभास हो जाता है कि इतना चीज करने पे जो है ना, आज़ादी नहीं मिलने पाएगा, आज़ादी नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना कुछ करने के बाद। उसके बाद क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, चौरी चौरा कांड होता है। 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, चौरी चौरा कांड होता है। चौरी, पहले चौरी फिर चौरा, चौरी चौरा कांड होता है, ठीक है। और चौरी चौरा कांड कहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो यह होता है यूपी के गोरखपुर से। अब चौरी चौरा कांड में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जब ये आंदोलन चल रहा होता है ना, प्रारंभ होता है, तो होते हैं ना हुटियल दिमाग के नौजवान, अंग्रेज को बाबरता देखा नहीं जाता है, और अंग्रेज को घूस के एकदम निकाल के एक थप धर देता है, चटाक एकदम धर देता है। और अंग्रेज लोग फिर लाठी चार्ज कर देते हैं। और लाठी जब चार्ज कर दिए तो अंग्रेज लोग फिर क्या किए, भागने लगे, क्योंकि आंदोलन बहुत सारे लोग थे। तो अंग्रेज लोग जो है भागने लगे, लगभग 22 पुलिसकर्मी थे, भागने लगे। और वो क्या किए, वो स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में जाके वो अपने आप को पैक कर लिए। तो जब पैक कर लिए तो वो पुलिस बोले कि अब मारो तुम, मारो। बोलते अच्छा रुको, मारेंगे क्यों, रुको हम बताते हैं। भारतीय लोग भी उतने था, वो क्या किया, पूरा पुलिस स्टेशन के आगे जो है पेट्रोल डाल के, तेल डाल के जो है पूरा पुलिस स्टेशन को ही झोंक दिया, पकड़ के एकदम जला दिया। अब टोटल जो है 22 पुलिसकर्मियों को एकदम झोंक दिया, एकदम जलता जिंदा जला दिया एकदम 22 पुलिसकर्मियों को, ठीक है। तो किस कांड में, तो 1922 में 22 पुलिसकर्मी को, 1922 में 22
पुलिस कर्मी को क्या किया, जिंदा जला दिया। जब जिंदा जला दिया ना तो लास्ट में महात्मा गांधी उस वक्त गुजरात में थे। महात्मा गांधी उस वक्त गुजरात में थे। महात्मा गांधी को जब ये सोचना पता चला कि बहुत ज़्यादा गलत किया है, भारतीय लोग बहुत ज़्यादा गलत किया है, हम जो है ना अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ है, बहुत गलत किया है, नहीं जलाना चाहिए था 22 पुलिस कर्मियों को। फिर महात्मा गांधी तो वकील रहते हैं, उसको तो पता चल ही जाता है कि अब लगता है पुलिस जो है हमको गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है चौरी चौरा कांड जुड़ा हुआ है। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चलाते हैं और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होते हैं। ओके, होते हैं ना। उसके महात्मा गांधी को ये बात का एहसास हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात में होते हैं। उसके महात्मा गांधी को 10 जनवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 जनवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर महात्मा गांधी जेल चले जाते हैं। अब फिर क्या होते हैं, महात्मा गांधी क्या करते हैं, वो सहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। वो सहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। तो बहुत सारा लोग ऐसे थे, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे थे, जब महात्मा गांधी वो सहयोग आंदोलन को जब वापस लेते हैं ना, कब लेते हैं वापस, तो 12 फरवरी को असहयोग 12 फरवरी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं 12 फरवरी को। और 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि आंदोलन का नेता कौन था, महात्मा गांधी ही थे ना, महात्मा गांधी ही थे। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और महात्मा गांधी को जो है 6 साल का सजा हो जाता है। 6 साल का सजा हो जाता है। तो 6 साल 22 में जब 6 जोड़ेंगे तो 1928 में महात्मा गांधी रिहा होना चाहिए। महात्मा गांधी कब रिहा होना चाहिए, 1928 में रिहा होना चाहिए ना रिहा 1928 में। उसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 मार्च 1922 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी जो है कभी पेट दर्द का बहाना करता था, कभी खाने नहीं खाता था, क्योंकि महात्मा गांधी के मन में एक दिमाग में आंदोलन चल रहा था कि अगर हम जेल में हैं तो यहाँ तो दिक्कत हो जाएगा, कैसे आंदोलन होगा, कैसे सफल होगा, कैसे देश को आज़ादी मिलेगा। मन ही मन ये आंदोलन चल रहा था, बहुत दिमाग था महात्मा गांधी के बाद, बहुत दिमाग था, मन ही मन आंदोलन चल रहा था, कैसे बाहर निकला जाए, क्या किया जाए। फिर महात्मा गांधी को स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, खाने नहीं खाता था महात्मा गांधी, बिगड़ने लगा, कभी पेट दर्द का बहाना, कभी सर दर्द का बहाना क्या करेगा महात्मा गांधी, क्या कर रहे थे वही जाने। उसके बाद फिर क्या हुआ, महात्मा गांधी को 2 साल में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेज सरकार को लगता है कि अगर ये बुढ़ऊ मर जाएगा ना, मुझे लगता है कि सब भारतीय लोग ने मुझे कूच के मुर्गा की तरह घुलटा के मारेंगे, इसलिए महात्मा गांधी को छोड़ना ही पड़ेगा। उसके महात्मा गांधी को फिर क्या होता है, छोड़ दिया जाता है। कब छोड़ दिया जाता है, 22 में अरेस्ट करता है और रिहा मतलब छोड़ कब दिया जाता है, 1924 में इसको छोड़ दिया जाता है। महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाता है स्वास्थ्य को देखते हुए। स्वास्थ्य जब बिगड़ने लगता है महात्मा गांधी को, लेकिन महात्मा गांधी को जब छोड़ता है ना, उसको वार्निंग दे के छोड़ता है, बोलता है कि देख बुढ़ऊ, अगर तू आंदोलन कर ली, अगर तू आंदोलन में भाग ले ली, अगर तुरा देख लियो हम इधर उधर करता हुआ, ठीक है, तो फिर से तुरा हम जेल में डाल दो, फिर से तुमको हम जेल में डाल देंगे अगर तुमको हम देख लिया आंदोलन करते हुए। इसलिए जो है महात्मा गांधी 1924 से लेके 1928 के बाद आंदोलन किए थे, क्योंकि उसको 6 साल का सजा हुआ था। 1922 से 1906 जब जोड़ेंगे 1922 में सजा हुआ था, 6 साल का सजा हुआ, तो रिहा कब होने वाला था, 28 में होने वाला था ना। उसको छोड़ा कब, 2 साल में 2024 में छोड़ दिया। तो उसका रिहाई का टाइम जो था 1928 के बाद है ना रिहाई के, मतलब इस रिहाई का टाइम कब था, 1928 था, क्योंकि 6 साल का सजा हुआ। 1928 में उसको छोड़ा जाना चाहिए था, 1924 में छोड़ दिया। मतलब कि महात्मा गांधी के मन में चल रहा था कि हम अगर 28 के पहले चलेंगे ना, तो हमको तो वार्निंग मिल गया है कि अगर आंदोलन करेंगे तो फिर से जेल में डाल देंगे। तो महात्मा गांधी वेट कर रहे थे कि ये हमको ख़त्म होने दो पहले। तो किसी तरह से महात्मा गांधी इसका वेट किया, 28 तक वो वेट किया, 28 तक कोई आंदोलन नहीं किया महात्मा गांधी। और डायरेक्ट क्या किए, महात्मा गांधी का दिमाग समझिए, 22 में
अरेस्ट किया, 24 में छोड़ा। अब महात्मा गांधी को लगने लगा कि 2 साल हम जेल में रहे हैं, सब तो हमको भूल गया होगा, सब तो हमको भूल गया होगा, कुछ ऐसा किया जाए कि लोग मुझे याद रखें। तो वो क्या किया, 1924 में तुरंत जो है ना कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस का जब अधिवेशन चल रहा था ना, कौन सा अधिवेशन, तो बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन चल रहा था। यही बेलगांव अधिवेशन में क्या किए, MK गांधी इसका अध्यक्षता कर दिए, मतलब महात्मा गांधी इसके अध्यक्षता कर दिए, महात्मा गांधी अध्यक्षता कर दिए बेलगांव अधिवेशन में, ताकि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग को याद रहे कि हम अध्यक्ष हम ही हैं। अपना परिचय बनाने के लिए कहते हैं ना कि हाईलाइटेड होना है तो कोई अध्यक्षता कर देते हैं, तो अध्यक्षता कर दिया। 1928 तक महात्मा गांधी कोई आंदोलन नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया महात्मा गांधी। उसके बाद 1928 के पहले ही क्या हुआ, अंग्रेज के द्वारा जो है ना साइमन कमीशन आ गया, साइमन कमीशन आ गया, साइमन कमीशन गठन कर दिया गया। और साइमन कमीशन में सातों के सातों जो था ना वो अंग्रेज ही अध्यक्ष था, उसका अंग्रेज के लोग ही थे, इसीलिए लोग इसके खिलाफ हो गए साइमन कमीशन का, ठीक है, साइमन कमीशन के खिलाफ हो गया। और इसी के विद्रोह में लाला लाजपत राय जब पंजाब से नेतृत्व कर रहे थे, जब खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ रहे थे, साइमन कमीशन के विरोध में लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों के बाबरता के कारण लाला लाजपत राय के सर में मारा गया, लाठी मारा गया। और लाला लाजपत राय मरते मरते बोल भी दिया कि मेरे सर पे पड़ा हुआ लाठी की, मेरे सर पे पड़ा हुआ अंग्रेजों की आखिरी लाठी मेरे सर पे पड़ा हुआ, मेरे सर पे जो लाठी पड़ा है ना अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेजों की आखिरी कील साबित होगी। है कौन बोला, लाला लाजपत राय बोले, क्योंकि लाला लाजपत राय गरम दल से थे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन ये कब गठन किया गया, 1927। इसे महात्मा गांधी भाग लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि उसको 1928 तक चुप रहना है। तो इसका साइमन कमीशन का गठन कब, 1927। भारत कब आया, 1928। कहाँ आया, भारत आया 1928 में। और वो यही 1928 से पंजाब से नेतृत्व कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय, पंजाब से नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। और इसके जो अध्यक्ष थे, साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे, मतलब जो अंग्रेज बड़ा अधिकारी थे, जिसका नाम था सॉन्डर्स के आदेश पे लाला लाजपत पे इतना न लाठी बरसाया गया इसके ऊपर कि कुछ दिन के बाद जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। सॉन्डर्स के आदेश देने की वजह से, सॉन्डर्स के बाबरता के कारण, सॉन्डर्स के द्वारा लाठी चलाए गए के कारण किसका हत्या हो जाता है, लाला लाजपत राय का हत्या हो जाता है। कहाँ से नेतृत्व कर रहे होते हैं, पंजाब से नेतृत्व कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होने लगती है, तो क्या बोले थे हम, अंग्रेजों की एक लाठी अंग्रेजों की आखिरी कील साबित होगी। ऐसा क्यों बोला, कर्ब की आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि अंग्रेज को दफनाया जाता है किस में, इस तरह से मान ले कोई अंग्रेज है, कोई मान ले अंग्रेज है, ऐसे लेटा हुआ है ना, कील ठोका जाता है ना झांप के, ठक ठक, ठीक है। तो अंग्रेजों की आखिरी कील साबित होगी, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि आप मुझे मारे हैं ना, बहुत जल्द आपका जनाजा निकलेगा, अंग्रेजों की आखिरी कील साबित होगी। क्योंकि मारते हैं तो लोग अंग्रेज को इसी में दफनाते हैं ना, इसी में ठोक ठोक के मतलब घुसाते हैं ना, ठीक है, इसी में दफनाते हैं, मतलब कि आती बना के, ठीक है। तो ये सब शराब दे के लाला लाजपत राय फिर ये चले जाते हैं, मर जाते हैं। इसका सूचना जो है भगत सिंह को पता चल जाता है कि लाला लाजपत राय पे लाठी बरसाया गया है। क्योंकि भगत सिंह कौन होते हैं, गरम दल के नेता होते हैं, गरम दल से होते हैं। भगत सिंह को पता चलता है, भगत सिंह को जब पता चलता है ना कि लाला लाजपत राय को ऐसे मारा गया है, ऐसे लाठी बरसाया गया सॉन्डर्स के द्वारा, तो सॉन्डर्स को क्या करता है, सॉन्डर्स को मारने का योजना बनाना स्टार्ट कर देता है। कौन, भगत सिंह। लास्ट में यही होता है,
जब सैंडर्स जा रहा होता है ना तो भगत सिंह क्या करते हैं पता है, एकदम निकालते हैं पिस्टल, यहाँ गोली मारते ठा ठा, छाती में गोली मारते हैं ठा ठा। उसके बाद जो है भगत सिंह को मारते हुए कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है कि भगत सिंह को कौन मारा नहीं मारा। लेकिन एक भारतीय हरामी साला ऐसा होता है कि लास्ट में गवाही दे देता है कि यही मार रहा छिलो, यही मारा था। भारतीय ही गवाही देने के कारण भगत सिंह को फांसी की सजा होता है। लेकिन 1929 तक भगत सिंह को कोई टच नहीं करता है, कोई नहीं देखा रहता है। लेकिन ये खुलासा कैसे होता है कि भगत सिंह ही मारा था सैंडर्स को, ये खुलासा कैसे होता है ये सुनिए। कैसे खुलासा होता है, होता क्या है आप सुनिए। इतना कुछ हो गया, साइमन कमीशन आ गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया, सैंडर्स की हत्या हो गया, फिर भी अंग्रेज सरकार कान में क्या होता है, एकदम करवा तेल डाल के सोया रहता है कान में करवा तेल डाल के। कोई सुनवाई नहीं होता है, भारतीय लोग पे अत्याचार हो रहा है तो हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं होता है। भगत सिंह का मूड गरमा जाता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। उसका एगो साथी होता है बटुकेश्वर दत्त, बोलता है कि चल आ हमारा साथ। और जानबे करते हैं देश प्रेम ये होना चाहिए, देश प्रेम, देश के लिए मर मिटने की चाहत होनी चाहिए, ठीक है। तलवार से अगर कोई आपको काटे ना तो सर, कहते हैं ना कि इतना अपने आपकी क्षमता को देख के ना तलवार तक जो है तलवार चलाने वाला जो है ये छोड़ दे तलवार के, बाप रे बाप हम इसको नहीं मार पाएंगे। इस तरह से होना चाहिए एकदम, आपके साहस के आगे हर चीज संभव है। ये था भगत सिंह, ये था बटुकेश्वर दत्त, ये था प्रेम, ये था उधम सिंह जो इंग्लैंड में जाके अंग्रेज को, जनरल उड्डायर को छाती में गोली मारा था। ये था देशभक्त। उसके बाद भगत सिंह को ये बात पता चल जाता है, सोया हुआ रहता है सरकार, बटुकेश्वर दत्त को बुलाता है चलो। उसके बाद क्या होता है, असेंबली हॉल में सभा का बैठक हुआ रहता है, इंग्लैंड में बैठक हुआ रहता है, ओके। दिल्ली मतलब कि सभा का बैठक हुआ रहता है, ठीक है। असेंबली हॉल में सभा चल रहा होता है। अब बटुकेश्वर दत्त को जो है थैला पकड़ाता है, थैला में होता है बम, बटुकेश्वर दत्त को थैला पकड़वाता है, बोलता है कि ला को बम, जल्दी। बम लिया, मारा एकदम ढाई, एगो धमाका हुआ, फिर एगो मारा ढम, फिर धमाका हुआ। पूरा जो है ना छिलल मुर्गा जिसे बोलते हैं अंग्रेज को, छिलल मुर्गा सब भागने लगा, इधर उधर भागने लगा, तितर बितर होने लगा। फिर बटुकेश्वर दत्त को पकड़ लेता है, नहीं भागेंगे, पकड़ो ना तुम, नहीं भागेंगे। अंग्रेज सरकार सोया हुआ था, अंग्रेज को मारना मेरा पर्पस नहीं, बल्कि अंग्रेज की सरकार, सोए हुए सरकार को जगाना मेरा पर्पस था। बम फेंके ताकि आप लोग का जो है ना कान में जो करवा तेल डाल के सोए हैं ना वो निकालिए, जगिए। इसीलिए हम बम फेंके और तुम लोग को जगाने के लिए हम ऐसा काम किए। चलो जेल लेके मुझे। भगत सिंह को फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को अरेस्ट कर लिया जाता है। बटुकेश्वर दत्त को तो उम्र कैद की सजा हो जाता है, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा हो जाता है, लेकिन भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाया जाता है। लेकिन नॉर्मल था केस, सिर्फ बम फेंका था। लेकिन उसमें एक हरामी होता है भारतीय, जो कि सैंडर्स की हत्या, क्योंकि अंग्रेज सरकार को लगने लगता है कि सैंडर्स की हत्या भगत सिंह किया होगा, क्योंकि इतना जज्बा के साथ बोल रहा है भगत सिंह किया होगा सैंडर्स की हत्या। सिर्फ शक रहता है भगत सिंह पे कि सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ही किया होगा, सिर्फ शक रहता है। लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया जाता है किस आंदोलन में, असेंबली हॉल के बम फेंकने के दरमियान में। और असेंबली हॉल पे बम कब फेंकता है, 1929 ईस्वी को बम फेंकता है, बम फेंक देता है, ओके। जब बम फेंक देता है ना तो उसका भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, भगत सिंह को पेश किया जाता है। फिर शक होता है कि शायद ऑफी जो है ना, हुजूर मुझे लगता है कि सैंडर्स का हत्या ना यही किया होगा भगत सिंह। कोई तो फिर जज बोलता है कोई गवाह ढूंढो, गवाह होगा ना, कोई तो देखा होगा कि सैंडर्स का हत्या भगत सिंह किया है, गवाह तो कोई होगा, बुला उसको। वही हरामी आता है। एक भारतीय के कहने पे, एक भारतीय ही सोचिए, जिस भारतीय के लिए भगत सिंह अपना आवाज उठाया था, अपना प्राण का दाव लगाया था, प्राण दाव पे लगा दिया, वही भारतीय लोग उसके साथ गद्दारी करता है। और वही भारतीय लोग के कहने पे भगत सिंह को फांसी की सजा मिलता है, और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे देता है।
तो ये था कहानी भगत सिंह का। तो 1929 असेंबली हमने बम फेंका, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिएगा कि साइमन कमीशन जो आया था ना 1928 में, 1928 में भारत आया था, ठीक है। तो साइमन कमीशन आया था किस लिए, मतलब कि योजना बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें सातों के सातों जज कौन था, अंग्रेज का था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम भगत सिंह पे चले गए, ठीक है, 1929 तक, लेकिन 1928 तक आपको रहना है, ठीक है। अब समझिए 1928 में आपको याद रखना है कि 1928 में ना मोतीलाल नेहरू के द्वारा ना 14 सूत्री मांग रखता है, 14 सूत्री मांग रखा जाता है, ठीक है। 14 सूत्री मांग क्यों रखता है मोतीलाल नेहरू, क्यों रखता है, क्योंकि साइमन कमीशन का हेड कौन होता है पता है, मतलब जो अंग्रेज होते हैं उस समय 28 में, तो साइमन कमीशन का जो भी मेंबर होता है, जो भी बड़ा अधिकारी होता है, तो अधिकारी बोलता है भारतीय लोग को कि हम कोई भी कानून लाते हैं तो भारतीय लोग को अच्छा ही नहीं लगता है, साइमन कमीशन लाए तुम लोग को अच्छा नहीं लगा। मोतीलाल नेहरू बोला कि हुजूर साइमन कमीशन लाए बात सही है, लेकिन सारा किसका आदमी था, आप ही का आदमी था। तो उस समय जानते हैं बड़ा अधिकारी कौन होता है, बर्किन हेड होता है, अंग्रेज होता है बर्किन हेड, उसी के नेतृत्व में लगभग साइमन कमीशनर आया था, और उसी के नेतृत्व में जो है ये बात बोला गया था। मोतीलाल नेहरू उसी को बोलते थे कि आप बताइए कि आप जो साइमन कमीशन लाए थे, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया, आप बताइए साइमन कमीशन का हम लोग विरोध क्यों करेंगे, क्योंकि सातों के सातों जज तो अंग्रेजी है, हम लोग का व्यक्ति कहाँ है, आप कैसा कानून बना देंगे, कैसा कानून नहीं बना देंगे आप ही जानेंगे, हमको तो नहीं पता है। तो कानून तो अच्छा होना चाहिए ना, सबकी सहमति होना चाहिए ना। तो बर्किन हेड बोलता है कि तुम बहुत बोलता है तुम, हम कुछ भी कानून बनाते हैं तुमको समझ नहीं आता है, मेरा हर कानून बुरे रहता है क्या, हमको भी कानून लाए, साइमन कमीशन लाए, तुम लोग विरोध करने लगा, हम आपको चैलेंज करते हैं। बर्किन हेड बोलता है मोतीलाल नेहरू को कि हम आपको चैलेंज करते हैं, आप कानून बनाइए, और आपको हम लिखित दे सकते हैं ये बात का कि आपके कानून को अगर कोई भी सब भारतीय अगर मान ले आपके कानून को, तो हम इंग्लैंड सरकार में जाके आपके कानून को रखेंगे और वहां पेश कराएंगे, और ये मेरा ये वादा है कि वहां हम लागू भी कराएंगे आपके कानून को। अब मोतीलाल नेहरू का ये बात बोला कौन, बर्किन हेड बोला मोतीलाल नेहरू को कि आप कानून बनाइए, दीजिए क्या क्या मांग है, अगर पूरा भारतीय अगर आपका सपोर्ट करता है ना तो मैं कानून पेश कराऊंगा इंग्लैंड में जाके, ये मेरा वादा है, मैं वादा करता हूं आपके सामने। मोतीलाल नेहरू तो यही तो चाहता था, ठीक है एकदम कानून लाएंगे, एकदम बनाएंगे। 14 को मांग रखा एकदम, मुझे स्वायत्त राज्य का दर्जा चाहिए, वो स्वतंत्रता चाहिए, ये सब जो भी है 14 को सूत्री को मांग रखा, 14 सूत्री मांग रखा। कौन रखा, तो ये रखा मोतीलाल नेहरू। कौन रखा, मोतीलाल नेहरू जो है 14 सूत्री मांग रखा, 14 सूत्री मांग रखा, रख दिया। एक वो साला हरामी था, क्या हरामी था पता है, जो बर्किन हेड के पक्ष में था वो भारतीय ही था। कौन, तो मोहम्मद अली जिन्ना साला हरामी, वो था मोहम्मद अली जिन्ना हरामी। वो क्या बोला, क्योंकि बर्किन हेड को जो है मोहम्मद अली जिन्ना को बता दिया था, ऐसे इशारा दे दिया था, तुम खिलाफ हो जाना, हम कानून पास नहीं होने देंगे, तुम मोतीलाल नेहरू के खिलाफ हो जाना, हम जो है ये कानून पास नहीं होने देंगे। और वही हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना जो है मोतीलाल जो कानून बनाया था 14 सूत्री मांग जो रखा था, इसके खिलाफ हो गया। जब सारा कानून जब पेश किया बर्किन हेड के पास, बर्किन हेड लिख देते हैं, बर्किन हेड के पास जब ये सारा कानून रखा, 14 सूत्री जब मांग रखा बर्किन हेड के पास, ठीक है, तो बर्किन हेड किसको इशारा दे दिया, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कर दिया, इशारा कर दिया। अब बोला कि बर्किन हेड तुम जो है ये कानून को नहीं मांगना, तुम भारतीय हो ना, तुम इस कानून को नहीं मांगना, बदले में क्या होगा, हम भी तुम्हारा कोई भी मांग होगा ना तो हम स्वीकार कर लेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना बोला ठीक है हुजूर, एकदम हुजूर नहीं मानेंगे उसका कानून, हम ऐसे ही मोतीलाल नेहरू से हमको नफरत है, एकदम नहीं मानेंगे कानून उसका। और वही हुआ, जब मोतीलाल नेहरू बर्किन हेड के सामने सारा 14 सूत्री मांग जब रखा, तो बर्किन हेड बोला ले आया, ठीक है लाओ देखते कौन कौन कानून है, देखते हैं, ले आना। बोले हाँ हुजूर एकदम, मोतीलाल नेहरू बोला कि हाँ एकदम ले आए हैं, देखो मेरा 14 सूत्री मांग है, 14 सूत्री मांग रखा। बोलो ठीक है, सब भारतीय लोग सहमत है ना हुजूर, मतलब सब भारतीय लोग सहमत है ना,
इसके कानून से? सहमत है ना? मोतीलाल नेहरू जो 14 सूत्री मांग लाया है, सब सहमत है ना? बोले कि हाँ हुजूर सब सहमत है, सब सहमत है। एक भीड़ में उठ के खड़ा हुआ, जो हरामी का नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। बोला कि हुजूर हम ना है सहमत, हम सहमत नहीं हैं। 14 सूत्री जो मांग रखा है ना मोतीलाल नेहरू, हम सहमत नहीं हैं। अब मोतीलाल नेहरू देखता है, अरे वाह, हमको तो पता ही ना था कि साला ये तो आस्तीन का सांप है। कौन बोला? मोतीलाल नेहरू बोला मोहम्मद अली जिन्ना को, साला ये तो आस्तीन का सांप है। फिर बर्केनहेड खड़ा हुआ एकदम। अब मोतीलाल नेहरू को पूरा बेइज्जत किया बेचारा को, पूरा। यही बोलते हैं भारतीय आपका साथ है, भारतीय आपका साथ है। जो हम कानून बनाएंगे आप मानिए। आप तो बहुत कानून बना लिए। माना? क्या माना आपका कानून? क्या माना कानून आपका? अपना भारतीय जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो नहीं माना आपका कानून, तो हम अंग्रेज मानेंगे? अंग्रेज मानेंगे हम? चुतिया दिखते हैं। पूरा जानते हैं एकदम, पूरा एकदम जो है ना, पूरा एकदम बेइज्जती कर दिया बेचारा के एकदम मोतीलाल नेहरू का। उसके साथ जो है ना मोतीलाल नेहरू का एक बेटा था, इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। वो देख रहा था बाप की बेइज्जती, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। और जाते जाते मन में, जब मोतीलाल नेहरू जब निकलने लगा ना, तो जाते जाते मन में वो ठान लिया तो अपने बाप का बदला लेंगे। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो मेरा बाप है उसका बदला हम लेंगे। और मने मन ये बोल के, बर्केनहेड के जो है ना, मने मन बोल के, तुम अभी मेरे बाप को बेइज्जत ने किया है, लेंगे बदला। अब वही हुआ। ये तो मोतीलाल नेहरू से स्वायत्त राज का दर्जा मांगता था ना, अलग स्वतंत्रता मांगता था ना, अलग राज मांगता था ना, मुझे एक अलग राज दीजिए, अलग चुनाव कराइए। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू जब 1929 के लाहौर अधिवेशन में जब पेश किया ना अपने बाप का बदला, अपने मोतीलाल नेहरू का जो बेटा कौन था जवाहरलाल नेहरू, जब पेश किया ना, किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में। क्योंकि मोतीलाल नेहरू तो स्वायत्त राज का दर्जा मांगा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जब नेतृत्व में जब पेश किया गया ना लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन जब पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या पेश किया? ये पूर्ण स्वराज का मानक दिया, पूर्ण स्वराज। बोला बर्केनहेड को, मुझे अब स्वायत्त राज नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज में लेके रहूंगा, पूर्ण स्वराज चाहिए मुझे। मेरा बाप का बेइज्जती हुआ है इस मंच पे और ये मैं बदला भूला नहीं हूं। और वही हुआ, मोतीलाल नेहरू का बेटा जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का मांग रख दिया। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। ये सब चल रहा था, समझे ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, 1929 तक आ गए। ओके, अब कहाँ जाना है? 1930 याद रखना है आपको, 1930। ओके, तो ये सब हो गया। उसके बाद जो है महात्मा गांधी पे आप चलते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का 1928 पार हो गया है। याद रखिए 1928 पार हो गया है। महात्मा गांधी का टाइम भी हो गया। 6 साल को उसको सजा हुआ था ना, 22 से 6 साल जोड़ेंगे तो 28 साल हो जाएगा, 28 साल हो जाएगा। तो महात्मा गांधी का भी सजा माफ हो गया था, मतलब सजा खत्म हो गया था। उसके बाद महात्मा गांधी एक्शन में आते हैं, धोती कुर्ता पहन के एकदम एक्शन में आते हैं। आते महात्मा गांधी एक्शन में। उसके बाद जो है ये भी मांग रखता है। इसका मांग क्या रहता है? 11 को मांग रखता है। कौन रखता है 11 को मांग? तो महात्मा गांधी रखता है। कब रखता है? तो 1930 में लगभग मांग रखता है। 1930 में क्या रखता है? 1930 में फिर ये मांग रख देता है। कागज सूत्री मांग रखता है तो 11 को मांग रखता है महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी ये मांग रख देता है। ओके, जब महात्मा गांधी जब मांग रख देता है तो महात्मा गांधी का भी जो है ना मांग ठुकरा देता है। महात्मा गांधी का भी मांग ठुकरा देता है। महात्मा गांधी जो भी मांग रखते हैं ना अंग्रेज के द्वारा जो है महात्मा गांधी का सब मांग ठुकरा दिया जाता है। फिर महात्मा गांधी बोलते हैं हम तो यही तो चाहते थे, हम तो यही चाहते थे कि तुम मेरा मांग ठुकराओ। कि मुझे सारा दिमाग में चल रहा था कि तुम मोतीलाल नेहरू का मांग ठुकराया है ना, बहुत का मांग ठुकराया है, बहुत का मांग ठुकराया है तुम। मोतीलाल नेहरू मांगा था ना 14 को मांग रखा था, 14 को मांग रखा था मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और किसके खिलाफ हो गया था? मतलब मोतीलाल नेहरू के खिलाफ कौन हो गया था? जब मोतीलाल नेहरू के खिलाफ कौन हो गया था? मोहम्मद अली जिन्ना हो गया था, ठीक है। अब बाद में जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है
14वें सूत्र ही मांग रखता है बर्केनहेड के सामने, बोलता है कि हुजूर हम आपका बात माने ना, अब मेरा ही मांग स्वीकार करें, 14 को मांग है। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है ना भगा देता है, देखो हे बोलता है कि हे देखो उधर के जो है ना उधर दरवाजा है खुला, जाओ निकल जाओ भागो। बोले साले तुम अपने देश का नहीं हुआ रे, मेरा होगा। तुम अपने देश का नहीं हुआ, तुम मेरा हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना का भी 14 को मांग ठुकरा देता है। तो ये सब मांग रखा था। तो महात्मा गांधी भी जो है 11 को मांग रखते हैं, 11 को मांग रखते हैं महात्मा गांधी भी। फिर महात्मा गांधी का मांग भी क्या करता है, ठुकरा देता है। क्या करता है, ठुकरा देता है। ठीक है, ठुकरा देता है मांग। ओके, ठुकरा देता है। तो महात्मा गांधी यही चाहते थे कि हम तो यही चाहते थे कि तुम मेरा मांग ठुकरा। उसके बाद जो है महात्मा गांधी एक्शन में आते हैं। उसके बाद क्या चलाते हैं, डांडी मार्च चलाते हैं। क्या कराते हैं, चलाते हैं डांडी मार्च चलाते हैं। साबरमती मतलब साबरमती से निकालते हैं डांडी मार्च। ठीक है, ये साबरमती आश्रम से निकालते हैं डांडी मार्च और डांडी तक। ठीक है, और साबरमती आश्रम से 78 एसटी मतलब 78 समर्थक के साथ 385 किलोमीटर 240 या 385 किलोमीटर बोल सकते हैं, 385 किलोमीटर 24 दिन तय करता है। 24 दिन तक ये यात्रा तय करता है। ठीक है, 24 दिन तक ये यात्रा तय करता है। और साबरमती आश्रम से डांडी मार्च निकलता है 78 समर्थक के साथ और 385 किलोमीटर तक चलता है। मील में पूछेगा तो 240 300 ऐसे बोलेगा, मील 240 मील करके अब निकाल लीजिएगा। तो 385 किलोमीटर चलता है, 24 दिन का यात्रा चलता है। और 24 दिन तक जो है लगभग 6 अप्रैल 1930 तक क्या करता है, डांडी पहुंच जाता है। और डांडी पहुंच जाने के बाद जो है वहाँ पे क्या करता है, आसवन विधि से नमक तैयार करता है। क्या करता है, नमक तैयार करता है। नमक जब तैयार कर लेता है तो यही था महात्मा गांधी का पर्पस कि हम अब नमक बनाएंगे, अंग्रेज का कोई वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है। नमक जब हम खुदे बनाइए लेते हैं तो नमक क्यों खरीदे अंग्रेज से। तो नमक बनाता है और डांडी मार्च तोड़ देता है। तो डांडी मार्च बोलेगा तो साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक चलता है, 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डांडी मार्च करने के दौरान जो है फिर महात्मा गांधी फिर क्या करता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर प्रारंभ करता है। कहाँ से, डांडी से। डांडी से चलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, तो नमक सत्याग्रह भी बोलेगा तो वही याद रखिएगा, वही था 1930 में हुआ था, डांडी तक चला था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो यहीं से फिर जो है 1930 ईस्वी से क्या चलाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होते हैं या सविनय निवेदन करके, सविनय का मतलब क्या होता है, सविनय निवेदन करके मैं ये आंदोलन प्रारंभ कर रहा हूँ। ये किसके द्वारा बोला गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से प्रारंभ होगा, 1930 ईस्वी से प्रारंभ होगा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन ये प्रारंभ होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम अच्छे से रिकॉल करेंगे। ओके, फिलहाल स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक मिटा दिया हम। ओके, अब देखिए डांडी मार्च बोल देगा आपको कि डांडी मार्च कब हुआ था, तो क्या बोलेंगे 1930 ईस्वी को हुआ था। कहाँ से हुआ था, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से लगभग 385 किलोमीटर ये चला था महात्मा गांधी। 24 दिन में ये पूरा किया था, 24 दिन में ये पूरा हुआ था डांडी मार्च। ओके, कितना समर्थक के साथ, तो 78 समर्थक के साथ, जिसमें कि एसटी लोग थे, एससी और एसटी थे। ठीक है, एससी और एसटी थे। ओके, 78 समर्थक के साथ चला था और 24 दिन ये तय किया था। और डांडी कब पहुंचा था, डांडी कब पहुंचा था, तो ये पहुंचा था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये डांडी पहुंच गया था। ओके, डांडी पहुंच गया था। यहाँ जब डांडी पहुंच गया उसके बाद क्या किया, यहाँ पे क्या किया, तो नमक बनाया था, नमक बनाया। अब नमक कैसे बनाएगा, तो आसवन विधि से बनाएगा, छान के बनाएगा। ठीक है, आसवन विधि से महात्मा गांधी क्या किया, ये नमक बना दिया। ठीक है, नमक बना दिया। ओके, यहाँ तक बना दिया। और नमक बनाने के बाद क्या किया, डांडी मार्च तोड़ दिया। ठीक है, अंग्रेजों का जो भी था नमक वमक जो प्रयोग करते थे, ठीक है, अब खुद से नमक बनाने लगा तो क्या खरीदेगा महात्मा गांधी, मतलब कुछ भारतीय लोग क्या खरीदेगा अंग्रेज से नमक। तो महात्मा गांधी फिर नमक कानून तोड़ दिया। नमक कानून तोड़ दिया। जब तोड़ दिया
तो सबको पता है कि देखो नमक ऐसे बनता है, ठीक है। आप लोग नमक खरीदते हैं, नमक तो बनाया जाता है, देखो इस तरह से बनाया जाता है नमक। बोलता हुजूर बात तो सही बोले, बात तो सही बोली, नमक तो बनाया जाता है। फिर यहाँ से महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं दांडी मार्च के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या स्टार्ट करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं। कब करते हैं? तो 1930 में ही करते हैं। 1930 में क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन ये प्रारंभ करते हैं 1930 में। कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी। सविनय का अर्थ क्या होता है? कि सविनय निवेदन है कि मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ अहिंसक रूप से, मतलब कि लाठी पहना से नहीं बल्कि हाथ जोड़ के ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा हूँ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना करते 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 पूरा देश में फैल गया, एकदम पूरा देश में फैल गया एकदम। पूरा पहला आंदोलन ऐसा था एकदम जो पूरा देश में फैला था। कौन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पूरा देश में फैल गया। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गवर्नर कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। ओके, लॉर्ड इरविन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गवर्नर थे। ओके, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कर रहे थे, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, तो दक्षिण भारत से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो दक्षिण भारत से आप याद रखिएगा, दक्षिण भारत से नेतृत्व कर रहे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। सी लिख देते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो है दक्षिण भारत से ये नेतृत्व कर रहे थे। ओके, मुंबई से नेतृत्व कौन कर रही थी? मुंबई से तो सरोजनी नायडू जो है नेतृत्व कर रहे थे। ओके, इसमें ना इस आंदोलन में जो है स्टूडेंट लोग भी भाग लिए थे। कौन लिए थे? स्टूडेंट लोग भी भाग लिए थे। तो आपको याद रखना है कि इस आंदोलन में कौन भाग लिए थे? स्टूडेंट लोग भी भाग लिए थे, जिसमें कि लड़का भी थे स्टूडेंट में और लड़की भी थी स्टूडेंट में। ठीक है, लड़का के सेना का नाम था, लड़का लोग जो सेना बनाए थे, लड़का के सेना का नाम था बांदरी। लड़का का सेना नाम था बांदरी सेना, लड़का के सेना का नाम। ठीक है, और लड़की के सेना का नाम क्या थी? तो मंजरी सेना। ओके, लड़की की सेना नाम था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये सब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे होते हैं महात्मा गांधी बहुत अच्छा से, जोर शोर से। और यही समय जो है गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में होता है। कब होता है? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। तो महात्मा गांधी को जो है आमंत्रण मिलता है कि आप जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो पहला गोलमेज सम्मेलन प्रथम कब होता है? तो 1930 में होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और उस समय जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में ही गोलमेज सम्मेलन होता है, इंग्लैंड के पीएम पूछ लिया आपसे तो कौन होते हैं? तो होते हैं रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन होते हैं? रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, 1930 में रेमजे मैकडोनाल्ड ये गवर्नर होते हैं। ओके, मतलब पीएम होते हैं रेमजे मैकडोनाल्ड। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए अब क्या होता है कि रेमजे मैकडोनाल्ड ये पीएम होते हैं इंग्लैंड के। ओके, तो रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है महात्मा गांधी को बुलाया जाता है। महात्मा गांधी को आमंत्रण देते हैं कि महात्मा गांधी जो है आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, क्योंकि भारतीय की तरफ से तो आप ही नेता है, तो आप जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। कि महात्मा गांधी क्या करते हैं, इसके गोलमेज सम्मेलन के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। बोलते कि हम नहीं आएंगे गोलमेज सम्मेलन में क्योंकि अभी हम व्यस्त हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था भारत में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम व्यस्त थे, महात्मा गांधी का कहना था। तो वो गोलमेज सम्मेलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं गए। ठीक है, जब नहीं गए तो अब देखिए इसके विपक्ष में थे विंस्टन
चलती। रेमंड मैकडोनाल्ड के विपक्ष में विंस्टन चर्चिल थे। जैसे अभी नरेंद्र मोदी के विपक्ष में कौन थे, कौन है अभी, राहुल गांधी है ना, तो वैसे ही रेमंड मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के विपक्ष में थे विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल का कहना था कि आप किस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं, गुलाम देश में महात्मा गांधी गुलाम है, गुलाम देश में रहता है, आप पीएम है इंग्लैंड का, आपके बुलाने से महात्मा गांधी नहीं आ रहा है, तो आप किस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं, थू है ऐसे प्राइम मिनिस्टर पे। विपक्ष फिलहाल बोलने लगा। विपक्ष में कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। तो तुरंत फोन लगाया, फोन तो उस वक्त होता नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो है सूचना पहुंचाया। रेमंड मैकडोनाल्ड जो है, क्योंकि गवर्नर कौन थे, महात्मा गांधी, क्योंकि भारत में गवर्नर कौन थे, रेमंड मैकडोनाल्ड जो है सूचना पहुंचाया किसको, लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन को सूचना पहुंचाया, बोला कि इरविन कैसे भी करके महात्मा गांधी को इंग्लैंड भेजो, कैसे भी करके उसका जो भी मांग है पूरा करो और इंग्लैंड भेजो। मेरा थूथू हो रहा है यार, विपक्ष का हमको गरिया रहा है पकड़ के एकदम। विंस्टन चर्चिल बोल रहा है कि किस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं आप, गुलाम देश में आपका बात नहीं सुन रहा है, एकदम गुलाम के लोग, किस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इरविन को फ़ोन किया, एकदम लगाया फ़ोन, बोला कि हुजूर क्या बताएं हुजूर, ये तो तांडव किया है एकदम भारत में, तो कैसे भी करके महात्मा गांधी को बुलाओ। उसके बाद जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन करवाता है इंग्लैंड सरकार, जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन करवाता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन करवाता है। कहाँ पे, तो वही भी इंग्लैंड में ही होता है, इंग्लैंड में ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, ओके। उसके बाद जो है महात्मा गांधी को बोलते हैं इरविन जो होते हैं भारत के गवर्नर, इरविन बोलते हैं महात्मा गांधी को, हुजूर, मतलब कैसे बोलते हैं, महात्मा गांधी जी कुछ भी करिए, मेरा नौकरी खा जाएगा पीएम, आप कैसे भी करके इंग्लैंड जाइए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी मांग है हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, प्लीज़ मतलब आप मेरा बात मानिए, जाइए। तो महात्मा गांधी है तो चाहते थे कि ठीक है, महात्मा गांधी बोले ठीक है हम जाएंगे इंग्लैंड, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो मानेंगे तभी जो है हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इरविन बोलता है, कॉल करता है फिर वो महात्मा थी पीएम को, बोले हुजूर इसका ये मांग है, बोला कि जो भी मांग है उसको पूरा करो और उसको भेजो। तो इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता होता है, उस समझौता के नाम क्या होता है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 में। कौन सा समझौता, गांधी प्लस इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता होता है। और गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा था, दो महात्मा, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू कही थी, सरोजिनी नायडू कहते दो महात्मा, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसमें गांधी जी एक प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव क्या रखते हैं, बोलते हैं क्या, जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, क्योंकि राजनीतिक कैदी जो भी आंदोलन कर रहे थे ना, तो अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है राजनीतिक कैदी को जेल दे दिया गया था, ओके। तो बोलता है कि महात्मा गांधी जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उसको जब छोड़ेंगे तब हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। तो इरविन बोलता है कि ठीक है हम राजनीतिक कैदी को छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, राजनीतिक कैदी को छोड़ेंगे। और यहाँ पे इरविन गेम खेल जाता है, क्योंकि भगत सिंह भी अरेस्ट किए रहते होंगे। देखिए अभी 1931 चल रहा है, 5 मार्च 1931 ही चल रहा है अभी, और भगत सिंह को फांसी क्या मिलता है, 23 मार्च को मिलता है फांसी, याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को हुआ रहता है, ठीक है। तो अभी भगत सिंह को तो फांसी हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि राजनीतिक कैदी को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी को यहाँ बोलना चाहिए था ना, कि महात्मा गांधी को बोलना चाहिए ये बात कि राजनीतिक कैदी और प्लस आपराधिक कैदी दोनों को छोड़िए, ठीक है। लेकिन यहाँ इरविन जानते हैं गेम खेल जाता है। वो क्या करता है, राजनीतिक कैदी को तो छोड़ देता है, लेकिन भगत सिंह राजनीतिक कैदी होते नहीं है। राजनीतिक कैदी कौन होगा, जो आंदोलन कर रहे होते हैं, जो राजनीतिक में हिस्सा लेते हैं, जो इनकलाब का जिंदा लगाते हैं, मतलब कि जो भी नारा उरा लगाते हैं, जो भी महात्मा गांधी के साथ थे, आंदोलन कर रहे थे, वो सब राजनीतिक कैदी थे, उसको गिरफ्तार किया गया था। तो राजनीतिक कैदी को तो छोड़ देता है, भगत सिंह को नहीं छोड़ता है, वो आपराधिक कैदी होते हैं। उसके बाद जो है राजनीतिक कैदी को छोड़ दिया जाता है। यहाँ अगर महात्मा गांधी अड़ जाते
कि जब तक भगत सिंह को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। तो महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, और यही महात्मा गांधी का सबसे बड़ी गलती हो गया। अगर वो अड़ जाते कि अपराधी कैदी को भी छोड़ना पड़ेगा, भगत सिंह को भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन महात्मा गांधी तो चले अहिंसावादी, वो लाठी पहना हिंसा के तो खिलाफ है। उसे लगने लगा कि हम हिंसा का विरोध नहीं कर सकते, मतलब जो इस तरह से विरोध नहीं कर सकते, अपराधी कैदी का हम साथ नहीं दे सकते। तो महात्मा गांधी का यही मिस्टेक हो गया था, और आज तक महात्मा गांधी को सब गरिया रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि भगत सिंह को नहीं बचा पाए वो। लेकिन वो अगर अड़ जाते तो बचा लेते, अड़ जाते भगत सिंह को बचाने के लिए तो वो बचा लेते। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं जाते, बोलते कि पहले भगत सिंह को छोड़ो तब हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। तो अड़ जाते तो बचा लेते ना। उसके बाद जो है महात्मा गांधी के कहने पे जो है राजनीतिक कैदी को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, राजनीतिक कैदी को छोड़ दिया जाता है, राजनीतिक कैदी को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी जो है राजपुताना नामक जहाज से जो है वो कहाँ चले जाते हैं? तो इंग्लैंड चले जाते हैं, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को होता है। ओके, डेट आप लोग देख लीजिएगा, 1931 को होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए चले जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं? तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। ओके, तो महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के चले जाते हैं, तो वहाँ बैठक आयोजित होता है, गोल घर एकदम रहता है। ठीक है, जब महात्मा गांधी जब इंग्लैंड पहुँचते हैं ना, तो विंस्टन चर्चिल जो रेब्जे मैकडोनाल्ड के अगेंस्ट थे, विपक्ष के पार्टी थे। कौन थे? विपक्ष पार्टी के थे। ठीक है, ये महात्मा गांधी को क्या बोलता है? विंस्टन चर्चिल अर्धनग्न फकीर बोलते हैं। अर्धनग्न फकीर बोलते हैं किसको? महात्मा गांधी को। बोलता है कि यही बुढ़ऊ है अर्धनग्न फकीर, यही तांडव कर रहा था भारत में। हद है यार, हमको तो कुछ जानने लगता है इसमें। बोल दिया अर्धनग्न फकीर, कहीं की बोल दिया। महात्मा गांधी सच में एकदम धोती वोती पहन के जाते थे कहीं भी। अब उस समय तो जीन्स पैंट तो था नहीं, जैकेट उकेट इस तरह से था नहीं। महात्मा गांधी धोती पहन के ही कहीं भी चले जाते थे। दक्षिण अफ्रीका जैसा लोग उसको प्रणाम कर रहा था, भगवान का दर्जा दे दिया, तो पूरा तांडव मचा के रखा था। तो महात्मा गांधी इंग्लैंड गए तो विंस्टन चर्चिल बोला यही अर्धनग्न फकीर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने बोला था? तो विंस्टन चर्चिल बोला था। किस दरमियान में बोला था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जा रहा था तब बोला था। ओके, महात्मा गांधी बात को सुन लिया, अर्धनग्न फकीर यही अर्धनग्न वाला व्यक्ति जो है ना, आपको उघाड़े ने भेज दिया ना भारत से, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। और वही हुआ था, उखाड़े ही तो भेजा था, लतिया के घुसा भूसा। जब आपको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, तो यही महात्मा गांधी बोले कि मुझे तुम अर्धनग्न फकीर बोलता है, यही अर्धनग्न फकीर वाला व्यक्ति जो है ना, तुमको उघाड़े ने भेजा ना भारत से, तो मेरा नाम बदल देना। इस तरह से वो बोला। उसके महात्मा गांधी फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले जाते हैं, बैठक होता है। तो वहाँ जानते हैं, वहाँ महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन को छोड़ के फिर भारत चले आते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? बीच सभा में उठ के भाग जाते हैं। रेब्जे मैकडोनाल्ड जो उस वक्त पीएम होते हैं ना, उसको बुलाते हैं, रुको महात्मा गांधी जी, रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं? नहीं, हमने रुकेंगे, हम जा रहे हैं। क्यों भागते महात्मा गांधी पता है? क्योंकि पीएम का कहना क्या होता है कि हम दलित लोग को अलग क्षेत्र देंगे, दलित लोग को स्वायत्त राज्य का दर्जा देंगे, मतलब सांप्रदायिक पंचांग की बात करता है। कौन? इंग्लैंड सरकार। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में क्यों चले आए थे, क्या बात हुआ था? तो सांप्रदायिक पंचांग की बात कहा था कौन? रेब्जे मैकडोनाल्ड कहे थे, तब महात्मा गांधी वहां से चले आए थे। वह धोती समटा एकदम जो है ना, रोकने का प्रयास किया महात्मा गांधी को, एकदम कि रुकिए महात्मा गांधी, रुकिए। महात्मा गांधी बोला नहीं, हम रुकेंगे नहीं, क्या समझते हैं, पुष्पाराज है हम, पुष्पाराज, झुकेंगे नहीं। एकदम जो है महात्मा गांधी धोती उठा के एकदम पूरा एकदम चल दिए महात्मा गांधी एकदम। फिर इंग्लैंड से रवाना हो गए, फिर वो भारत की ओर रवाना हो गए। तो फिर रेब्जे मैकडोनाल्ड बोले कि बुढ़ऊ सच में साला हरामी है, कैसे इसको झेलता होगा। इरविन को फिर फोन किया, बोला कि इरविन, रेब्जे मैकडोनाल्ड जो है
इरविन को फिर फोन किया, बोला ये तुम कैसे झेलता है ये व्यक्ति को, महात्मा गांधी को, ये तो सच में साला एकदम गजब व्यक्ति है एकदम। बोले कि हुजूर क्या बताएं यार, मेरा माथा खा गया है ये व्यक्ति, एकदम तांडव करके बैठा है एकदम। फिर इंग्लैंड सरकार जो होते हैं, पीएम जो होते हैं इंग्लैंड सरकार में, पीएम मतलब रेबजे मैकडोनाल्ड जो होते हैं, वो इरविन को बोलते हैं बुढ़ाओ को जेल में डालो, उसको जेल में डालो, महात्मा गांधी को जेल में डालो। उसको फिर क्या करता है, जेल में डाल देता है। किसको, महात्मा गांधी को फिर जेल में डाल देता है। और जेल में कब डालता है, तो 1932 में उसको जेल हो जाता है। 1932 में लगभग 1931-32 में लगभग महात्मा गांधी को क्या होता है, जेल हो जाता है। कौन सा जेल, जेल का नाम याद रखिएगा, यरबदा जेल जो ये पूना में लगभग होता है, पुणे में होता है, याद रखिएगा। यरबदा जेल में इसको कैद करता है, महात्मा गांधी को कैद हो जाता है। अब देखिए, अब वो इरविन समझौता हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, गांधी इरविन समझौता हो गया, और क्या हो गया, सब हो गया, सभी ने अभियान आंदोलन हो गया। तो महात्मा गांधी को जेल भी हो जाता है 1932 में। उसके बाद जो है ना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया रहता है महात्मा गांधी, तो उसमें ना भीमराव अंबेडकर भी रहते हैं उस वक्त शामिल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके बाद जो है भीमराव अंबेडकर को बोलता है इंग्लैंड सरकार कि उसको समझाइए बुझाइए, ठीक है, हम सीट दे रहे हैं दलित लोग को, उसको समझाइए बुझाइए। तो भीमराव अंबेडकर आते हैं इंग्लैंड से और महात्मा गांधी को समझाते हैं, और यरबदा जेल में इसको महात्मा गांधी को समझाते हैं, बोलते हैं कि क्या बात है, क्या चाहते हैं। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि इस सांप्रदायिक पंचायत का बात कर रहा है, हम कैसे बात मान ले। उसके बाद क्या होता है, फिर बोलता है भीमराव अंबेडकर आपको कितना सीट चाहिए, आपको 71 सीट देने की बात करता है, ST को, मतलब पिछड़े वर्ग को। तो महात्मा गांधी की बात मान के भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है 71 सीट के जगह दलितों को कितना सीट देता है, 71 सीट के जगह दलितों को 148 सीट देता है, 148 सीट देता है दलितों को, 148 सीट देता है कि ठीक है हम इतना सीट देते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में आपको मिल जाएगा सीट। 71 की जगह 148 सीट उसको मिल जाता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 71 की जगह 148 जो सीट मिलता है दलितों को, ठीक है, और किसके द्वारा दिया जाता है, तो भीमराव अंबेडकर के प्रस्ताव पे ये आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कौन सा समझौता होता है, तो 1932 में यरबदा जेल में ही पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट होता है। इसी को 1932 में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये आपको डेट के साथ याद रखना है कि पूना पैक्ट होता कब है, तो पूना पैक्ट होता है 24 जनवरी 1932 को, 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। 24 सितंबर 1932 क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में जो है महात्मा गांधी जेल में होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के तरफ से कौन भाग लेते हैं, कौन हस्ताक्षर करते हैं, समझौता तो होता है भीमराव अंबेडकर। पूना पैक्ट किसके बीच होता है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता होता है, लेकिन महात्मा गांधी के तरफ से कौन हस्ताक्षर करते हैं, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर करते हैं महात्मा गांधी के तरफ से, और भीमराव अंबेडकर के बीच सिग्नेचर करते हैं। तो याद रखिएगा पूना पैक्ट समझौता बोलेगा तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की तरफ से कौन हस्ताक्षर करते हैं, तो MMM लिख देते हैं, मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर करते हैं किसके, तो भीमराव अंबेडकर कहने पे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझौता बोलेगा तो भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी की तरफ से कौन समझौता करते हैं, तो मदन मोहन मालवीय करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए पूना पैक्ट हो गया, सब चीज़ हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है 1933 सब में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना होता है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी करते हैं महात्मा गांधी, तो याद रखिएगा। ओके,
उसके बीच में जो है महात्मा गांधी जेलर फिर जाते हैं, जेलर फिर महात्मा गांधी जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, जब महात्मा गांधी जब जेल से रिहा होते हैं, महात्मा गांधी जब जेल से रिहा होते हैं, तो महात्मा गांधी के लगभग परिवार में सबका लगभग डेथ हो ही गया रहता है, डेथ हो गया रहता है। मतलब कि उसकी जो पत्नी रहती है ना कस्तूरबा गांधी, तो महात्मा गांधी की पत्नी का डेथ हो गया रहता है। मतलब महात्मा गांधी पत्नी जो है वो मर गई रहती है, ठीक है। महात्मा गांधी को पता चलता है कि महात्मा गांधी ऑलरेडी 72 वर्ष के हो गए रहते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी की पत्नी उतनी जो है, जो भी रहती है कस्तूरबा गांधी, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो महात्मा गांधी फिर जेल से जब निकलते हैं तो पूरा एकदम हालत खराब महात्मा गांधी का, एकदम पूरा एकदम मसवाक रह गया कि अंग्रेज को हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद महात्मा गांधी क्या करवाते हैं, फिर क्या करते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन चलवाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, तो महात्मा गांधी कर रहे होते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। अब महात्मा गांधी द्वारा कहता है कि अब ऐसे नहीं होगा, अब अंग्रेज को भगाओ, अंग्रेज को ऐसे नहीं होगा, भारत छोड़ो अंग्रेज, भारत छोड़ो अंग्रेज। क्योंकि महात्मा गांधी हृदय से कांप उठता है जब उसकी पत्नी उतनी डेथ कर जाती है ना। महात्मा गांधी की जब पत्नी डेथ कर जाते हैं, तो महात्मा गांधी की पत्नी डेथ कर जाने के बाद वजह जो है महात्मा गांधी हृदय कांप उठता है, जेल से रिहा होते हैं ना महात्मा गांधी। तो उसके बाद क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन बोलता है कि अंग्रेज भागो भारत से, भारत छोड़ो। और यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, महात्मा गांधी कर रहे होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है क्रिप्स प्रस्ताव आते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव आते हैं, ठीक है। ये भी कब आते हैं, तो 1942 में ही आते हैं। ओके, उसे क्रिप्स प्रस्ताव आने के बाद जो है क्या होता है, क्रिप्स प्रस्ताव क्यों आता है, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, कौन, अंग्रेज लोग, इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव भेजा था। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव भी फेल हो जाता है। ओके, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। ये भी क्या होता है, ये होता है 1940 में, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, याद रखिएगा। ओके, व्यक्तिगत सत्याग्रह सफल होता है, फिर क्रिप्स प्रस्ताव आता है। ओके, उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य याद रखिएगा, इसका ट्रिक लिख देते हैं। काल केस हो गया क्रिप्स, स्टेफो क्रिप्स, एस अलेक्जेंडर और लो से लॉरेंस, ठीक है। कैबिनेट मिशन का बैठक होता है, इसे कैबिनेट मिशन की बैठक के तहत जो है धीरे धीरे फिर क्या होता है, भारत को फिर आज़ादी मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कैबिनेट जब बैठक होता है तो उस समय ना पीएम पूछ लेगा आपसे, उस समय जो है भारत का पीएम पूछ लेगा, तो भारत का पीएम याद रखिएगा कौन होते हैं, क्लीमेंट इटली होते हैं, क्लीमेंट इटली के सहयोग से भारत को फिर आज़ादी मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर कानून बनता है, कानून बनने के बाद फिर जो है धीरे धीरे भारत आज़ाद हो जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लीमेंट इटली जो है क्यों सहयोग करते हैं भारतीयों का, क्योंकि क्लीमेंट इटली जब चुनाव लड़ते हैं ना, तो क्लीमेंट इटली ये वादा करते हैं कि अगर हम जीत जाते हैं तो भारत को आज़ादी दिलाने में हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इसलिए क्लीमेंट इटली जो है भारतीयों का साथ देता है। और कैबिनेट मिशन का बैठक होता है। ओके, कैबिनेट मिशन का बैठक होता है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। इस क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और महात्मा गांधी को क्या क्या उपाधि मिला था, ठीक है। इतना तक जो है आप लोग अच्छे से अगर याद करते हैं तो इतना भी काफ़ी है, इनफ है। लेकिन और भी हम कल की वीडियो में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।